अरे 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 अरे, ये बच्चा किसका रो रहा भाई? कहीं ये बच्चा तुम्हारा तो नहीं? अरे अभी नहीं है, कभी तुम्हारी भी शादी होगी, कभी तुम भी रिप्रोडक्शन करोगे तो तुम्हारे भी बच्चे होंगे, राइट? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को शुरू भी करेंगे और खत्म भी कर देंगे, और वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर, जो कि चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपका, मेरे को पता है, एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का होगा इस टाइम, लेकिन टेंशन मत लो। देखो यार, मेरे को पता है ये जो चैप्टर है ना, ये इंडिया के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टैबू माना जाता है ना। सेक्स, कॉन्डम, इस टाइप के जो वर्ड है ना, वो इंडिया में लोग जनरली खुले आम बोलते नहीं है, क्योंकि लोग डरते हैं, शर्माते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना बिल्कुल खुल के, कपड़े खोल के नहीं, खुल के मैं आपको ना पूरा चैप्टर अच्छे से समझाने वाला हूं। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया ये जो रिप्रोडक्शन वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है। चलो बताता हूं। वैसे तो मेरे को पता है, तुम जानते हो रिप्रोडक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है, वो कैसे करते हैं, सब जानते हो। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एसी का रिमोट है, ये मेरे पास फोन है, क्या ये आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो क्या कर सकते हैं, वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो उनका जेंडर होगा वो अपोजिट होना चाहिए। आजकल हालांकि जमाना पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुका है, चलो छोड़ो छोड़ो, ठीक है। तो यहां पे बात हो रही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन क्यों करा जाता है? अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भैया थोड़ा सा मजा आता है, लेकिन जो मेन रीजन होता है ना, वो ये होता है कि यहां पे नए इंडिविजुअल पैदा होते हैं। जैसे अगर एक फादर, एक मदर आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक बेबी होगा, है ना। अब ये जो बेबी होगा ना, वो फादर और मदर की तरह दिखेगा, है ना। फादर और मदर क्या है, ह्यूमन। तो जो बेबी होगा वो भी ह्यूमन होगा। अगर डॉग्स आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो जो उनका बेबी होगा वो भी डॉग जैसा होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई दो डॉग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं और उनका जो बच्चा वो गधा पैदा हो जाए। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट। तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी नया इंडिविजुअल पैदा होता है वो अपने पेरेंट से सेम स्पीसीज का होगा। मतलब अगर आदमी और औरत आपस में, मतलब अगर इंसान आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो इंसान पैदा होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात? इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। इसका मतलब क्या है भैया, देखो ध्यान से सुनो। जैसे अगर इंसान रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो नए बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो फादर मदर तो कभी ना कभी तो मर जाएंगे ना। तो अगर उनको जनरेशन आगे बढ़ानी है, वरना इंसान तो पता नहीं कब के खत्म हो चुके होते अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। तुम्हारे भी पेरेंट्स होंगे, उनके भी पेरेंट्स होंगे, उनके भी पेरेंट्स होंगे, तो ये पता नहीं कितने सालों से होता आ रहा है रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन इतने सालों तक नहीं होगा तो आप पैदा नहीं होते। समझ रहे हो मेरी बात? तो रिप्रोडक्शन का इसलिए होता है ताकि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो बनी रहे। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया? ठीक है। अब अगली चीज देखो, जब रिप्रोडक्शन होता है ना, तो जो स्पीसीज होती है उसके अंदर इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन कैसे भैया, ध्यान से सुनना जो मैं बताता हूं। देखो, पहले जो इंसान होते थे ना, उनके एक पूंछ भी होती थी, राइट। आपको पता है ना, इंसान जो बने हैं वो किससे बने हैं, बंदर यानी कि मंकी से बने हैं, है ना। मंकी ने आपस में, बहुत सारे मंकी ने आपस में रिप्रोडक्शन करा, मतलब बहुत सारे उन्हें नहीं, मतलब मंकीज ने आपस में रिप्रोडक्शन करा, फिर और मंकी बने, फिर और मंकी बने, और मंकी बन, फिर क्या हुआ, जो मंकी की जो पूंछ है ना वो छोटी होती चली गई, और एक टाइम आया कि जो मंकी है ना वो चलने लग गए, मतलब पैरों पे चलने लग गए। समझ रहे हो? फिर उनके हाथ बड़े हो गए और फिर वो थोड़े थोड़े इंसानों के रूप में चेंज होने लग गए। और क्या आज इंसानों के पूंछ है? बिल्कुल भी नहीं है। समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। जब बहुत सालों तक रिप्रोडक्शन होता जाएगा ना, तो क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। जैसे पहले इंसान बंदर होते थे, बंदर से हम इंसान बने, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इवोल्यूशन। लेकिन ये इवोल्यूशन क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ डीएनए। आपने सीआईडी देखा है? सीआईडी के अंदर ना बहुत सुना होगा कि डीएनए टेस्ट करा लो। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वही तुम्हारे पेरेंट्स हैं, क्या प्रूफ है कि भैया हमारे आधार कार्ड पे तो उनका नाम लिखा हुआ है, क्या ये प्रूफ है? आधार कार्ड पे मैं काट के किसी पड़ोसी का नाम लिख दूं तो है, बताओ। समझ रहे हो? तो क्या प्रूफ है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं?
क्या सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इस टाइप के डॉक्यूमेंट नहीं, जो सबसे बड़ा प्रूफ होता है दैट इज डीएनए टेस्ट। देखो डीएनए टेस्ट से है ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, उससे पता चल जाएगा कि जो तुम्हारे पेरेंट्स है क्या वो सच में तुम्हारे पेरेंट्स है। कोई बच्चा करवाएगा क्या डीएनए टेस्ट? अरे मजाक कर रहा हूं, मेरे को पता है तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं, ठीक है। अब देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है, 1 नंबर की एमसीक्यू के अंदर पक्का आती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये जो डीएनए होता है ना, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागे की तरह होता है, जिसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ट्रेट्स की इंफॉर्मेशन, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करती है। जो डीएनए है ना वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है, समझ गए। ये आपका डीएनए कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे लग रहा है ना कि 2 धागे आपस में उलझे हुए हैं, है ना, स्पाइरल बना रहे हैं, समझ रहे हो। तो डीएनए इस टाइप का होता है। अब डीएनए की फुल फॉर्म समझ में आ गई, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए का काम क्या होता है, इस डीएनए के अंदर क्या होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है तुम्हारे ट्रेट्स की। अब ट्रेट्स क्या होते हैं भैया, जैसे वैसे बोलूं या नहीं बोलूं, जैसे मान लो किसी के पेरेंट्स गोरे हैं तो उनका जो बच्चा होगा वो भी गोरा होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि मतलब मम्मी पापा अलग कलर के हैं, बच्चा अलग कलर का हो गया, ऐसे होता है? नहीं होता, राइट, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ट्रेट्स है, ये कलर का ट्रेट हो गया। उसी तरीके से हाइट का भी ट्रेट होता है। जैसे जनरली बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर मम्मी पापा लंबे हैं तो जो बेटा होगा या बेटी होगी वो भी लंबी होगी, समझ रहे हो मेरी बात। इसे क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं। जैसे कई बार है ना बीमारियों में भी ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं। जैसे अगर मदर फादर को डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, मतलब 100% नहीं होते, 70% चांसेस होते हैं कि बच्चे को भी आगे जाके जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको भी डायबिटीज हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये सारे क्या है, ट्रेट्स हैं। लेकिन ये जो ट्रेट्स है ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि 100% ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि मदर फादर को डायबिटीज है तो गारंटीड बच्चे को डायबिटीज होगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती, समझ रहे हो। 70% चांस होते कि बच्चे को डायबिटीज हो जाए, लेकिन क्या 100% चांस होंगे? नहीं होंगे। ऐसा मतलब ऐसा होता तो फिर यार उसकी पूरी जनरेशन में डायबिटीज फैल जाती, समझ रहे हो मेरी बात। तो जो ट्रेट्स है ना वो 100% ट्रांसफर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जब आपका डीएनए कॉपी होता है, यानी कि मदर फादर से बेबी के अंदर ट्रांसफर होता है, तो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो डीएनए में ना पूरी अकल नहीं होती, वो 100% कॉपी नहीं होता, उसके अंदर कुछ एरर, कमियां रह जाती है, जिसकी वजह से जो डीएनए है ना, मदर फादर से डीएनए जब बेबी के अंदर जाता है तो 100% ट्रांसफर नहीं होता, कुछ परसेंट ट्रांसफर होता है। वो 70% भी ट्रांसफर हो सकता है, कई केसेस में वो 80 भी हो जाता है, कई केसेस में वो 60% भी हो जाता है, समझ रहे हो। लेकिन 50% से कम नहीं होता, ये मान के चलना, ठीक है। तो एरर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस एरर की वजह से, वेरिएशंस की वजह से क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन हो गए तो क्या होगा, जो सेल है ना वो मर जाएगी। यानी कि अगर मान लो मदर फादर से जब बेबी के अंदर डीएनए ट्रांसफर होगा, तो अगर मान लो पूरा ही डीएनए चेंज हो गया, मतलब ये मानो कि 10% भी सेम नहीं हुआ, मतलब अगर 10% भी मदर फादर से डीएनए सेम नहीं है बेबी का, तो जो सेल होगी ना वो आपकी मर जाएगी, समझ रहे हो। यानी कि अगर बहुत ज्यादा एरर आ गए डीएनए के अंदर कॉपी होते टाइम, मतलब डीएनए पूरा ही अलग अलग आ गया, मदर फादर का अलग है, बेबी का अलग है, पूरा ही अलग है, तो जो सेल है वो मर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हल्के फुल्के चेंजेस होंगे ना तो काम चल जाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि डीएनए कॉपी करते टाइम 50% से कम रह जाए, क्योंकि अगर 50% से कम रहेगा ना तो जो सेल है वो मर जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपके डीएनए के अंदर हल्के फुल्के चेंजेस होंगे, चलेंगे, लेकिन 50% से कम होंगे तो जो सेल है उसके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। चलो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कि वेरिएशन क्या इंपॉर्टेंट है। यस, वेरिएशन होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इंसान पहले बंदर हुआ करते थे तो उस टाइम अगर वेरिएशन नहीं होते तो आज भी हमारे पूंछ होती, समझ रहे हो। वेरिएशन हुए, धीरे धीरे वो जो पूंछ है वो छोटी होती चली गई, छोटी होती चली गई, और आज वो जो पूंछ है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पहले बंदरों के हाथ छोटे होते थे, लेकिन आज देखो हमारे हाथ लंबे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। पहले बंदरों का बोलूं या नहीं बोलूं, अरे थोड़ा पिछवाड़ा लाल होता था, लेकिन आजकल नहीं होता, समझ रहे हो मेरी बात। तो वेरिएशन हो रहे हैं और वेरिएशन होने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर, इतना समझ में आया। तो वेरिएशन क्यों जरूरी है पहले बता देता हूं। इससे चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करना इजी हो जाता है। पहले क्या ग्लोबल वार्मिंग होती थी, क्या इतनी गर्मी होती थी, इतनी ठंड होती थी? नहीं होती थी। उस टाइम जो बंदर वो सरवाइव कर लेते थे। लेकिन अगर इतने वेरिएशन नहीं होते हमारे अंदर, तो अगर हम आज से हजारों साल पहले वाले बंदर की तरह होते
तो आज वाले एनवायरमेंट में हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जो वेरिएशन है ना वो एनवायरमेंट को देख के होती है, ठीक है। जो डीएनए ना वो अपने नए एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। क्लियर, ये चीज समझ में आई कि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो हम एनवायरमेंट के हिसाब से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्लियर। दूसरा है स्टेबिलिटी टू स्पीसीज एंड सपोर्ट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन नहीं होगा अगर वेरिएशन नहीं होगा, यानी कि अगर आज वेरिएशन नहीं होता ना तो हमारी भी आज पूंछ होती। तो वेरिएशन जरूरी है इवोल्यूशन के लिए। क्लियर। डीएनए वेरिएशन लीड्स टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पीसीज एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज। यस, वेरिएशन से ना देखो दो चीजें होती है, जिनके अंदर वेरिएशन आएगा वो तो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन जिनके अंदर वेरिएशन नहीं आएगा वो खत्म हो जाएंगे। जैसे डायनासोर है, पहले डायनासोर होते थे जिन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा था, लेकिन उनके अंदर वेरिएशन नहीं आया, डीएनए कॉपी अच्छे से नहीं हुआ तो उनकी सेल मर गई, नए बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाए नए एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो उनकी पूरी जो स्पीसीज है वो खत्म हो गई। व्हाइट टाइगर है, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारी स्पीसीज है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अब खत्म हो चुके हैं, है ना, एंडेंजर्ड हो चुके हैं, मतलब खत्म ही हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अगर वेरिएशन नहीं होगा ना तो कुछ स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, एंड वहीं पे अगर वेरिएशन होगा तो कई नई स्पीसीज पैदा होती हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे कोविड-19 क्या है, ये एक वायरस है, ये एक वायरस का टाइप है। जब वायरस के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गए ना तो एक ऐसा टाइप का वेरिएशन बना, एक ऐसा टाइप का नया वायरस बना जिसका नाम था कोविड-19, और इसकी दवाई पूरी दुनिया में नहीं थी, और इसकी वजह से, इस वायरस के वेरिएशन की वजह से कितने लाखों लोग मर गए पूरी दुनिया के अंदर। समझ रहे हो। तो ये नया वायरस क्या पहले एग्जिस्ट करता था? नहीं करता था। ये 2019 के अंदर ही क्यों आया? क्योंकि वायरस के अंदर वेरिएशन इतने सालों से जो हो रहा था उसके अंदर से एक ऐसा वेरिएशन आया जिसकी वजह से वो वायरस इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि उसने इंसानों को मार दिया। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, तुम्हारे पेपर के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं कि भैया ये जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल जिसके अंदर आपके मदर और फादर 2 पेरेंट जरूर होंगे। जैसे मेरे कितने पेरेंट्स हैं? 2 पेरेंट्स होंगे ना, एक मदर एक फादर, है ना, तो उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, समझ रहे हो। लेकिन अगर एक सिंगल पेरेंट है, मतलब एक ही पेरेंट है, ठीक है, तो उसमें, उस केस में क्या होगा? वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल में 2 पेरेंट होते हैं, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है। क्लियर, इतना समझ में आया। तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होगा और सेक्सुअल में 2 पेरेंट होंगे। एसेक्सुअल के अंदर जो गैमेट है ना वो नहीं बनते। गैमेट क्या होते हैं भैया? गैमेट होते हैं आपके सेक्स सेल। सेक्स सेल को गैमेट्स बोलते हैं। तो अगर एक ही पेरेंट होगा तो उसमें तो फिर गैमेट क्या ही बनेंगे? कुछ भी नहीं बनेंगे। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है? गैमेट बनते हैं। जैसे इंसानों की बात करें तो फादर के पास कौन सा सेक्स सेल होता है? स्पर्म होता है। मदर के पास कौन सा होता है? ओवम होता है ना। ओवम, एग बोलो, ओवम बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पे देखो 2 सेक्स सेल है, मदर के पास अलग है, फादर के पास अलग है। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल में कोई भी जो गैमेट है वो नहीं बनता, कोई भी गैमेट होता ही नहीं है। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। यस, एसेक्सुअल के अंदर जो बच्चा पैदा होता है ना, जो बेबी होगा, वो अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट मिलेगा। सेक्सुअल में क्या होता है? बच्चा पैदा तो होगा लेकिन सिमिलर होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 100% मम्मी पापा जैसा है। ऐसा 100% कभी होता है कि क्या मेरी शक्ल मेरे पापा से 100% मिलती है? थोड़ी बहुत मिलती होगी, 10-20% मिलती होगी, 10-20% मेरी मम्मी से मिलती होगी, लेकिन क्या 100% मिलती है? नहीं। सेक्सुअल में जो शक्ल मिलेगी वो 100% नहीं होगी। एसेक्सुअल में जो शक्ल, सूरत, बॉडी, सब कुछ जो मिलेगा वो 100% सेम होगा। किससे? पेरेंट्स से। क्लियर। सेक्सुअल में थोड़ा बहुत मैचिंग चलता है, एसेक्सुअल में 100% मैच होगा। ठीक है, अगला है इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन। यस, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना बहुत फास्ट होता है, मतलब ऐसे वायरस जब फैलता है, वायरस कितनी जल्दी फैलता है? क्यों? क्योंकि वायरस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें काफी टाइम लगता है। जैसे जब कोई भी डॉग प्रेग्नेंट होता है, ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है। वैसे डॉग मेल हो गया तो मेल प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं, छोड़ो इसको। जैसे मदर, कोई भी औरत अगर प्रेग्नेंट होगी, कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होगी तो 9 महीने लगते हैं, है ना। जैसे गाय प्रेग्नेंट होती है तो उसमें 11 महीने लगते हैं, गेस, है ना। तो अलग अलग होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है, एसेक्सुअल में टाइम ही नहीं लगता। वायरस ऐसे ऐसे फटाफट भाई फैलते जाता है, फैलते जाते हैं, समझ रहे हो। ऐसा लगता है इसमें तो कोई फोटोकॉपी की मशीन लगी हुई है,
जो एसेक्सुअल है ना, वो ये मान लो फोटोकॉपी की मशीन है, मतलब एग्जैक्ट ऐसे कॉपी निकालेगा भाई, एक वायरस 100 कॉपी, ले भैंस की आंख, मतलब ऐसे कॉपी कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, फॉर एग्जांपल आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ भी लिख देना, कोविड-19 लिख देना, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो वो आपके आएंगे सेक्सुअल में। प्लांट्स हो गए, इंसान हो गए, डॉग हो गए, मंकी हो गए, ये आपके क्या हो गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चला। चलो आगे चलते हैं। अब पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप होते हैं? एक होता है आपका फ्यूजन, दूसरा होता है आपका फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक एक करके सारे पढ़ते हैं। तो ये आपके 5 टाइप हैं किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। सेक्सुअल में भी आएंगे टाइप, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका फ्यूजन। तो ऑब्वियसली बात है, ये सारे जो मैं टाइप बता रहा हूं, ये किसके बता रहा हूं? एसेक्सुअल। यानी कि एसेक्सुअल में क्या होगा? मोस्टली आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, दूसरा सिंगल पेरेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है ना, ये अपनी छोटी छोटी डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ये बाइनरी भी हो सकता है, ये आपका मल्टीपल भी हो सकता है। यानी कि अगर एक सिंगल पेरेंट 2 बच्चों में पैदा हो जाए, 2 बच्चों में टूट जाए, ठीक है। अगर मान लो मेरे 2 टुकड़े हो जाए, बीच में से काट दूं और मेरा आधे टुकड़े से एक अलग बॉडी बन जाए, आधे टुकड़े से एक अलग बॉडी बन जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 2। या आपने कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में पढ़ा होगा ना, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं ना कंप्यूटर लैंग्वेज को, 0 1, उसके अंदर 2 ही चीज होती है। तो बाइनरी का मतलब होता है 2। जैसे एग्जांपल लेता हूं, अमीबा। ये अमीबा है, ये बीच में क्या होता है? सेल का न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के 2 टुकड़े हो गए, अमीबा भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। यानी कि एक सिंगल पेरेंट के 2 डॉटर सेल बन गए, ठीक है। तो 2 बनेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली बात है, देखो ये फिजन तो है, लेकिन इसके अंदर 2 डॉटर सेल बन रही है, इसलिए ये क्या है? बाइनरी फिजन, ठीक है। समझ में आई बात? उसी तरीके से जैसे आपका यूग्लिना है, देखो अमीबा में क्या फर्क होता है? अमीबा कहीं से भी कट सकता है, ठीक है, ये कहीं से भी टूट जाएगा। लेकिन जो आपका यूग्लिना है ना, ये हमेशा आपका बीच में से कटता है। कहां से कटता है? ये आपका हमेशा ऐसे बीच में से कटता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? अमीबा आपका कहीं से भी कट सकता है, ऐसे मतलब कहीं से भी टुकड़े हो जाएं इसके, लेकिन यूग्लिना हमेशा बीच में से कटता है। लेकिन इसके भी कितने टुकड़े होते हैं? 2 टुकड़े होते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी आपका बाइनरी फिजन है। तो अगर 2 टुकड़े होंगे तो इसे क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। लेकिन जैसे आपका प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम आपका मल्टीपल फिजन करता है। यानी कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, एक सेल आपकी 100 ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब एक सेल के 100 सेल बन जाएंगे। तो यहां पे 2 से ज्यादा बन रहे हैं, तो ये क्या है? मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल का अगर आपको पेपर में एग्जांपल पूछा जाए तो एग्जांपल में क्या लिख के आओगे? प्लाज्मोडियम, कि भैया मल्टीपल फिजन किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। लेकिन बाइनरी किसके अंदर होता है? यूग्लिना लिख देना, अमीबा लिख देना, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपके अलग अलग टाइप के क्या है? फिजन है, ठीक है। अगला आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी क्या है? ये भी आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो इसके अंदर भी सिंगल पेरेंट है। देखो यहां पे सभी में सिंगल पेरेंट है, सभी में सिंगल पेरेंट है। तो ये क्या है? ये सारे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर एवरीवन? फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है, और वो छोटे छोटे टुकड़े बड़े होके वापस से एक नए ऑर्गेनिज्म में बन जाए। जैसे आपका देखो ये क्या है? स्पायरोगायरा है। ये इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्पायरोगायरा। तो देखो ये एक सिंगल स्पायरोगायरा है। अगर मैं इस स्पायरोगायरा को बीच में से तोड़ दूं तो इसके 2 टुकड़े बन जाएंगे। तो एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, और इन टुकड़ों को क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इनको भी डॉटर सेल बोलेंगे, इनको भी डॉटर सेल बोलेंगे। तो जो टुकड़े होते हैं ना, जैसे इंसानों के बच्चे को क्या बोलते हैं? बेबी बोलते हैं। उसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेबी होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके भी 2 टुकड़े हो गए। तो अब ये जो एक टुकड़ा, ये दोनों जो डॉटर सेल है, ये बड़े होके फिर से एक पेरेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से इनके क्या होंगे? फिर से इनके 2 टुकड़े बनेंगे, ठीक है। फिर से यहां पे एक टुकड़ा बन गया, ऐसे 4 टुकड़े हो गए। फिर इसके 2 और बनेंगे। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, हम 2, हमारे तो 2 होंगे, लेकिन यहां पे हम 1, हमारे 2, ठीक है। यहां पे एक अलग योजना है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से ये क्या करते हैं? ये फैलते जाते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाखों में होते हैं,
क्यों? क्योंकि 1 से 2 बनाते हैं, 2 से 4 बनाते हैं, 4 से 8 बनाते हैं। लेकिन इंसानों में क्या होते हैं कि हम 2 हमारे 2, है ना, 2 बच्चे मीठी खीर, 2 से ज्यादा। देखिए ना तुमने पंचायत, देखिए ना, ठीक है, कमेंट करके बताना। चलो चलो, इसके बाद अगला आता है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? अगर एक ऑर्गेनिज्म को मैं बीच में से काट दूं या वो टूट गया, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में टूट गया, तो वो जो उसके छोटे छोटे पीसेस होंगे वो बड़े होके फिर से एक नया पीस बन गया। जैसे आपने कभी देखा होगा कि अगर एक छिपकली छत से नीचे गिर जाए तो उसकी ना पूंछ टूट जाती है ना। लेकिन मेरे को ये बताओ, अगर पूंछ टूट जाए तो क्या वो छिपकली मर जाएगी? नहीं, कुछ दिन के बाद उस छिपकली की एक नई पूंछ आ जाती है। लेकिन अगर मैं मान लो, भगवान ना करे, चलो मैं किसी और का एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अगर कोई इंसान छत से गिर जाए और उसका हाथ टूट जाए, ठीक है, भगवान ना करे किसी का टूटे, पर मान लो टूट जाए, ठीक है, तो क्या उसका नया हाथ आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इंसानों के अंदर रीजनरेशन वर्क नहीं करता। देखो, करता है लेकिन एक हद तक करता है। अगर मान लो मेरा नाखून निकल जाए, मान लो चोट लग गई, नाखून निकल गया, तो नया नाखून आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या उंगली कट गई तो क्या नई उंगली आएगी? नहीं। तो इंसानों में रीजनरेशन वर्क करता है लेकिन थोड़े लेवल तक करता है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन प्लेनेरिया, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इस लेवल का रीजनरेशन वर्क करता है कि भाई पूछो ही मत। जैसे प्लेनेरिया, इसके 3 टुकड़े कर दिए, मुंडी अलग कर दी, पेट अलग कर दिया, पूंछ अलग कर दी। भाई इसमें इतनी ताकत है, मुंडी से पूरी बॉडी बना लेगा, पेट से सर भी बना लेगा, पूंछ भी बना लेगा, और सिर्फ पूंछ से पूरी बॉडी बना लेता है भाई। समझ रहे हो? मतलब इसके अगर तुम 4 टुकड़े करोगे ना तो 4 प्लेनेरिया नए बन जाएंगे। भाई गजब है भाई, गजब। चलो अगला आता है आपका बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है? बड का मतलब क्या होता है? देखो, किसी की गर्लफ्रेंड है तुम में से? नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, तो मेरी भी नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है, सिंगल सिंगल आपस में दुख बांटेंगे। तो जैसे कभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी तो तुम उसको रोज दोगे। तो देखो, 2 टाइप के रोज होते हैं। एक होता है वो रोज जो पूरा अच्छे से खिला हुआ है, एंड वहीं पे कुछ रोज ऐसे होते हैं जो खिलने मतलब स्टार्ट होने वाले हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? बड, ठीक है। तो अगर आप किसी मतलब बिल्कुल छोटे से रोज को, ठीक है, पहले ही तोड़ लो, मतलब पूरा खिलने से पहले ही तोड़ लो, उसे क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। उसी तरीके से एक हाइड्रा है। अब देखो, यहां पे एक छोटी सी बड निकल रही है, एक छोटा सा पार्ट निकला। अगर मैं यहां से इसको काट दूं तो ये जो बड है ये अलग हो जाएगी, ठीक है, ये बड अलग हो गई। अब ये जो बड है ना, ये एक बड नए हाइड्रा में चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? मतलब कितनी गजब की चीज है। यानी कि हाइड्रा में क्या होता है, इसके ना छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं और बड टूट के एक नए हाइड्रा में चेंज हो जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? बडिंग, ठीक है। भैया इसमें और इसमें फर्क क्या है? देखो, यहां पे आप पूरे बॉडी के टुकड़े कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है? पूरी बॉडी के टुकड़े नहीं कर रहे। यहां पे बॉडी आपकी वैसी की वैसी है, ठीक है। इस हाइड्रा में कोई चेंज आया, हर बार ये हाइड्रा वैसा का वैसा ही है। लेकिन इस हाइड्रा में क्या हुआ? इस हाइड्रा में एक अलग बड निकला और वो बड आपका क्या हो गया? वो एक बड नया हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया। क्लियर एवरीवन? ये समझ में आया? ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होता है ना, जिसका बड निकला है वो भी जिंदा रहता है। लेकिन देखो यहां पे क्या हुआ, इसके बेचारे के 3 टुकड़े कर दिए। अब जो 3 टुकड़े हैं उससे तो नए 3 बन गए, लेकिन ये तो खत्म हो गया ना। लेकिन हाइड्रा में देखो, हाइड्रा में क्या है? नया पैदा होगा, वो तो होगा ही, लेकिन जो पुराना जो मेन पेरेंट है वो भी सर्वाइव करता है, ठीक है। बाकियों में देखो, जैसे स्पाइरोगैरा में इसके 2 टुकड़े हो गए, ये 2 स्पाइरोगैरा में चेंज हो गए, ये बेचारा टपक गया, ठीक है। इसी तरीके से इसके 2 टुकड़े हो गए, 2 बच्चे तो हो गए, लेकिन ये बेचारा टपक गया, है ना। इसी तरीके से ये अमीबा के 2 टुकड़े हो गए, जो 2 नए टुकड़े हैं वो नए अभी अमीबा में चेंज हो गए, बेचारा ये टपक गया। लेकिन हाइड्रा में बडिंग वाले केस में ऐसा नहीं होता, जो पेरेंट है वो सर्वाइव करता है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है। अगला आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो, स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इसका सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। ब्रेड खाई है, ठीक है, फ्रेश ब्रेड तो सबने खाई है, लेकिन अगर मान लो तुम उस ब्रेड को 3-4 दिन धूप में रख दो तो क्या होगा? बासी हो जाएगी वो ब्रेड, है ना। उस ब्रेड के ऊपर कुछ ग्रीन कलर का क्या लग जाएगा? फंगस लग जाएगा। अब उस फंगस के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है आपका राइजोपस। क्या होता है? राइजोपस। अब ये जो राइजोपस है ना, ये आपका
ये स्पोर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कैसे करता है भैया, देखो राइजोपस के ऊपर है ना छोटे छोटे क्या होते हैं, एक ऐसा बल्ब होता है। ठीक है, एक बल्ब होता है जिसके अंदर एक छोटे छोटे ऐसे ये बोल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोर। ठीक है, अब ये जब बोल टूटती है तो ये जो स्पोर है ये छोटे छोटे ये बिखर जाते हैं, और ये जहां जहां बिखरेंगे ये जो स्पोर है इससे एक नया राइजोपस आपका बन जाएगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली यहां पे ये मानो कि ये बीज है। ठीक है, ये क्या है, ये बीज है। तो ये बीज जहां गिरेंगे वहां पे एक नया राइजोपस पैदा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रेड के ऊपर क्या लगती है, फंगस लगती है। तो पहले थोड़ी सी फंगस लगेगी, लेकिन उस फंगस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन से छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स गिरते जाएंगे, जहां जहां गिरेंगे वहां पे और फंगस होगी और फंगस होगी, और वो फंगस 2 दिन के अंदर पूरे ब्रेड पे हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो फंगस है वो किसके थ्रू फैलती है, यूजिंग स्पोर फॉर्मेशन मेथड। क्लियर एवरीवन? तो अगला जो आता है ना दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो देखो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना ये 2 टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल, दूसरा आता है आपका आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या भैया, चलो बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो आपने देखा होगा कई बार कुछ जो प्लांट्स हैं वो कैसे बनते हैं, जैसे आपने कभी सुना है कि रोज के बीज होते हैं, जो रोज गुलाब का जो पौधा होता है उसके बीज होते हैं। अगर तुम एक काम करो, गुलाब के पौधे के एक स्टेम, एक टहनी को तोड़ के अगर गमले में लगा दो ना, तो उस टहनी से एक नया गुलाब का पौधा पैदा हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ रहे हो? आलू, आलू कैसे पैदा होता है, आलू का कोई बीज होता है नहीं। अगर आप एक आलू को जमीन में गाड़ दोगे ना तो उस एक आलू से 3-4 पौधे बन जाएंगे। समझ रहे हो? इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो कई ऐसे पौधे होते हैं जिनके ना बीज नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको कैसे उगाया जाता है, यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब है ना यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल। नेचुरल में कौन कौन सा आता है, जैसे आपका रूट बड हो गया, जैसे आलू है, ठीक है, आलू हो गया, शकरगंदी हो गया। अगर आप इनको जमीन में डाल दोगे ना तो उस शकरगंदी से एक शकरगंदी का नया पौधा आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजिंग रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ। जैसे आपका ब्रायोफिलिया, ब्रायोफिलिया की स्पेलिंग मैं भूल गया हूं, ब्रायोफिलिया, ब्रायोफिलिया, हाँ याद आ गई। तो ये आपकी ब्रायोफिलिया की स्पेलिंग है। ये एक ऐसा पौधा है जो पत्ते से पैदा होता है। अगर आप इसके एक पत्ते को लेके जमीन में गाड़ दोगे ना, मतलब इसका कुछ नहीं करना, एक पत्ता तोड़ना है, इसके पत्ते को जमीन में गाड़ दो, उस पत्ते से नया पौधा उग जाएगा। बताओ कितना तगड़ी चीज है। तो ब्रायोफिलिया एक ऐसा पौधा है जो पत्ते से पैदा होता है। मैं तुम्हें ना ब्रायोफिलिया दिखाता हूं, देखो आप देख सकते हो, ये जो पत्ता है, पत्ते के ऊपर पौधे लग गए भाई साहब। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से मैं तुम्हें ना आलू का दिखाता हूं। आलू, आलू लिख दूं या पोटैटो लिखूं, पोटैटो लिखता हूं, चलो, पोटैटो, स्टेम और रूट। स्टेम है या रूट सबको पता है, पोटैटो जो है वो एक स्टेम है, सबको ही पता है। पोटैटो इज ए स्टेम नॉट ए रूट। और पोटैटो को अगर आप जमीन में गाड़ दोगे तो पोटैटो के ऊपर है ना छोटे छोटे बड होते हैं, ठीक है, उस बड से एक पौधा बनेगा और वो बड और बहुत सारे आलू पैदा कर देगा। समझ रहे हो? तो ये बहुत तगड़ी चीज है। जैसे मैं आपको ना रूट वाले एग्जांपल में, जैसे आपकी अदरक हो गई है ना, अदरक, अदरक क्या है, अदरक आपकी रूट है। तो अगर आप उसको जमीन में डाल दोगे ना, अदरक खुद एक रूट है और उससे नए पौधे आ जाते हैं। समझ रहे हो? तो इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि एक नया पौधा बन सकता है, चाहे उसके स्टेम से, रूट से, पत्तों से, बीज से तो बनता ही बनता है, सबको पता है, लेकिन उसके स्टेम को यूज करके, उसकी किसी टहनी को यूज करके, उसकी रूट को यूज करके आप नया पौधा बना सकते हो। उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और मेरे को ये बताओ, आलू को पौधा बनाने में क्या मैं कोई केमिकल डाल रहा हूं, क्या मैं खुद से कोई मेहनत कर रहा हूं? आलू के ऊपर तो कुछ दिन है ना, आलू को वैसे छोड़ दो, उसके ऊपर है ना छोटे छोटे आपको ना वो दिखने लग जाएंगे, बड़ दिखने लग जाएंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ये क्या आएगा, ये आपके नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आता है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? अगला आ जाता है आपका, जैसे कोई नेचुरल प्रोसेस ही होगा लेकिन बीज का ट्रांसफर होना। इसमें क्या होता है भैया, जैसे मान लो कई बार बीज है ना उड़ के हवा के थ्रू उड़ के कहीं और चले जाते हैं। मान लो कोई पंछी है ना, किसी फ्लावर के ऊपर बैठा, उसका बीज उसने अपनी चोंच के अंदर डाला, वो उड़ के कहीं चला गया, वो कहीं और गिरा दिया उसने। समझ रहे हो? तो यहां पे ये भी नेचुरल है ना, कोई हनी बी हो सकती है, कोई पंछी हो सकता है, हवा हो सकती है, ये सारे क्या नेचुरल है, जिससे बीज उड़ के कहीं और चला जाता है, वहां पे एक नया पौधा बन जाता है। तो ये भी क्या है, नेचुरल है। समझ रहे हो? लेकिन आर्टिफिशियल के अंदर क्या आता है, जहां पे हम
इंसान कोई मेहनत करके, कोई काम करके नया पौधा बनाए, उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कटिंग आ गया, कटिंग में मान लो अगर आप किसी पौधे की रूट कट कर दो, ठीक है, और उस रूट को कट करके कहीं और लगा दो, ठीक है। अब जैसे स्टेम कटिंग हो गया, तो मैं किसी की स्टेम काट दूं, ठीक है, वो कहीं लगा दूं। जैसे गन्ना होता है ना, शुगर केन देखा होगा, शुगर केन का कोई बीज नहीं होता। शुगर केन को कैसे उगाते हैं? जैसे शुगर केन की ना बहुत सारी अलग अलग पोरी होती है, पोरी बोलते हैं हरियाणा में, तुम्हें मेरे को नहीं पता तुम्हारे वहां क्या बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे ना पीसीज होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा पीस लेके जमीन में गाड़ दूंगा, फिर दूसरा पीस लेके फिर जमीन में गाड़ दूंगा, तीसरा लेके फिर जमीन में गाड़ दूंगा, और वहां से क्या होगा, नए गन्ने पैदा हो जाएंगे। समझ रहे हो? अब ये जो लेयरिंग है ना, ये ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है, ध्यान से सुनना। देखो मैं बताता हूं लेयरिंग में क्या होगा। चलो जैसे मान लो एक नॉर्मल जो पौधा है वो कैसे उगता है, नीचे उसकी जड़ें होती है, ऊपर इसका स्टेम होगा, और यहां से उसकी टहनियां ऐसे जाएंगी, है ना, और यहाँ पे उसका फ्लावर होगा, राइट। ये इंसान क्यों लग रहा है? चलो समझ गए ना, ये फ्लावर है, ये इसकी टहनियां है। अब सिंपल सा क्या काम करना है, ये वाली जो टहनी है इसको कुछ नहीं करना, ऊपर जाने से रोकना है। इसको क्या करना है, इस टहनी को ऐसे मोड़ के जमीन में गाड़ देना है बस, और यहां पे लगा देना है लॉक कि ये ऊपर ना जा सके। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर लॉक लगा दिया तो ये ऐसे आगे जाके फिर ऊपर जाएगी, और यहां से क्या होगा, एक नया पौधा पैदा हो जाएगा। मतलब मैंने टहनी को काटा नहीं, अगर मैं काट दूंगा तो ये स्टेम कटिंग में आ जाएगा ना, ये फिर आपका स्टेम कटिंग वाले ऑप्शन में आ जाएगा। लेकिन मैंने टहनी को काटा नहीं, मैंने सिंपल क्या करा, इसकी टहनी को मोड़ के जमीन में गाड़ दिया। अब ये मोड़ के वापस ऊपर चली गई। एग्जांपल फोटो से दिखाता हूं, बेटर समझ में आएगा। आप देख सकते हो ये क्या है, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, दिखेगा तुम्हें? हाँ देख रहे हो, टहनी को सिंपल नीचे गाड़ दिया, एक लॉक लगा दिया। अब देखो यहां से एक नया पौधा पैदा हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? और यहाँ पे ना कुछ टाइम के बाद पता क्या होगा, ये जो पौधा है ना, यहां से इसकी जड़ें निकलने लग जाएंगी, और ये बीच में से ना अपने आप टूट जाएगी, अपने आप, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। लेकिन कौन सा वाला, लेयरिंग वाला, ठीक है। वहीं पे आती है आपकी ग्राफ्टिंग, जो कि बहुत सारे बच्चों को परेशान करती है। ध्यान से सुनना, ग्राफ्टिंग क्या होती है, एग्जाम्पल से बताता हूं। देखो किस किस बच्चे ने खच्चर देखा है? खच्चर, खच्चर नहीं देखा। घोड़ा देखा है? हाँ भैया घोड़ा तो देखा है। गधा देखा है? हाँ भैया गधा देखा है। अगर तुम एक गधे का और एक घोड़े का क्या कराओगे, रिप्रोडक्शन करा दो, तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होता है, वो खच्चर होता है, ठीक है। क्या होता है, खच्चर, जिसके अंदर थोड़े से घोड़े वाले प्रॉपर्टीज भी होंगे, थोड़े से गधे वाले प्रॉपर्टीज भी होंगे। ये ना घोड़े की तरह थोड़ा थोड़ा तेज भी भाग लेगा, और गधे की तरह थोड़ा सा सामान भी ज्यादा अपने ऊपर लाद सकता है। समझ रहे हो? तो इसे क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। कैसे, देखो मैं बताता हूं। हमने दो अलग अलग चीजों को लेके रिप्रोडक्शन करा के एक नई स्पीसीज पैदा कर दी जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज है, तो इसे क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। वही सेम चीज अगर मैं प्लांट्स के साथ कर दूं, एग्जाम्पल फोटो से दिखाता हूं। अरे चैट दिख गई, चैट दिख गई, बच गया बच गया। ग्राफ्टिंग एग्जाम्पल, ठीक है। तुम्हें ना बेटर तरीके से बताता हूं। देखो फोटो से ना क्या होता है, अच्छे से समझ में आता है ना। जैसे मैं क्या करूंगा, कोई बढ़िया सी फोटो निकालू क्या? हाँ ये फोटो सही है, लग रही है। हाँ ये फोटो सही है। देखो सिंपल क्या करना है, अगर आप क्या करो, जैसे मैंने ले लिया मान लो रोज, ठीक है, एक फ्लावर ले लिया रोज, और एक फ्लावर ले लिया मान लो मैंने लिली, ठीक है, लिली, दो फ्लावर है। अब रोज का मैंने क्या करा, रूट ले लिया। जैसे रोज का मान लो पौधा है, नीचे जमीन में क्या है, इसकी रूट्स हैं, और ऊपर इसका यहाँ पे जाके रोज लगा हुआ है। मैंने क्या कर दिया, इस रोज वाले पौधे को सिंपल मैंने बीच में से तोड़ दिया, ऐसे काट दिया, सीधा बीच में से ऐसा ब्लेड मारा, और ये बीच में से ऐसे कट गया, ठीक है। अब ऊपर वाला पार्ट नीचे गिर गया। सेम लिली का पौधा लिया, लेकिन लिली वाले पौधे में मैंने क्या करा, बीच में से ऐसे कट मारा, लेकिन इसका जो ऊपर वाला पौधा है, ऊपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे लिली लगी हुई है, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट उठा के इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, इसके ऊपर रख दिया। मतलब ऊपर लिली है, नीचे जो रूट है ये रोज की है,
समझ रहे हो। और इनको बीच में बांध दिया मैंने, किससे, जूट की रस्सी से। जूट की रस्सी से बांधना जरूरी है। अगर आप वैसी रस्सी से बांधोगे ना, जैसे जिससे पतंग उड़ाते हैं, मांझे से बांधोगे तो काम नहीं चलेगा। हमें ऐसी रस्सी यूज करनी है जो खुद एक प्लांट से बनी हो। तो जो जूट होती है प्लांट की रस्सी होती है ना। और यहाँ पे जूट से बांध दिया, मतलब प्लांट की रस्सी से बांध दिया, और थोड़ी बहुत बीच में खाद भी डाल दी, ठीक है, और थोड़ा बहुत बीच में ना पानी भी डाल दिया। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो आपस में ये पौधे ना आपस में जुड़ जाएंगे। अब जो नया फ्लावर बनेगा वो ऐसा फ्लावर होगा जिसके अंदर खुशबू तो रोज की आएगी लेकिन दिखने में लिली होगा। यानी कि लिली की भी प्रॉपर्टी आ गई, रोज की भी प्रॉपर्टी आ गई। तो भैया क्या ये सच में वर्क करता है? ये सभी प्लांट्स पे वर्क नहीं करता, ये कुछ प्लांट्स पे वर्क करता है। लेकिन ये क्यों करते हैं? इससे ना नए टाइप की चीजें बनाई जा सकती है। जैसे खच्चर कैसे पैदा हुआ? जब घोड़े और गधे का रिप्रोडक्शन कराया, समझ रहे हो। तो इससे ना कई बार हम नए टाइप के फ्लावर बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो कैप्सिकम होती है वो जनरली ग्रीन कलर की होती है, लेकिन मार्केट में बहुत सारी ऐसी कैप्सिकम भी आती है जो येलो कलर की है, रेड कलर की है। तो कैसे हुआ? ग्राफ्टिंग से। तो कुछ है ना नए फ्रूट्स भी ग्राफ्टिंग के मेथड से पैदा करे गए हैं। एग्जाम्पल चेरी, चेरी हो गया, एक और था हाँ कीवी। ये दो आपके ऐसे फ्रूट्स हैं जो ग्राफ्टिंग के थ्रू ये नए पैदा करे गए हैं। क्लियर एवरीवन? ये समझ में आया? तो इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। यानी कि अगर आप दो प्लांट्स को बीच में से काट के एक का ऊपर वाला पार्ट ले लो, दूसरे का नीचे वाला पार्ट ले लो, और उन दोनों को बीच में से मर्ज करके बांध दो, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि जो नया प्लांट बनेगा या जो नया फ्रूट या नया फ्लावर बनेगा वो ऐसा होगा जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं। जल्दी से सभी बच्चे मेरे को कमेंट करके बताओ कि जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक है, वो हिंट दे देता हूं। एक को स्काइन बोलते हैं, हिंट दे दिया है। ठीक है, इसका मतलब देखो एक होता है नीचे वाला पार्ट, ठीक है, और एक होता है ऊपर वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ये तुम्हें जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताना है। चलो अब आगे चलते हैं। तो अगला आता है आपका बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि भैया हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज क्यों करते हैं, मतलब इसके फायदे क्या है। देखो मैं बताता हूं। इससे एक तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही सस्ते तरीके से बहुत सारे प्लांट बनाए जा सकते हैं। अगर मैं एक आलू से 4 आलू के पौधे बना पा रहा हूं तो ये तो बहुत सस्ता है ना। मतलब एक आलू से मेरे 4 आलू बन रहे हैं, तो ये तो बहुत ही फायदेमंद है। तो ये बहुत ही फास्ट और सस्ता तरीका है। इससे प्लांट्स के अंदर जो बीमारियां है ना वो कम होती हैं। अगर मैं एक हेल्दी आलू को जमीन में गाड़ूंगा तो जो नए आलू बनेंगे वो भी तो हेल्दी होंगे ना, वो भी तो अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, अब देखो मान लो अगर मैं किसी बीज को जमीन में गाड़ूं तो क्या मैं बीज को देख के आइडिया लगा सकता हूं कि जो पौधा बनेगा वो हेल्दी बनेगा या नहीं? नहीं लगा सकता ना। लेकिन आलू को देख के मैं आइडिया लगा सकता हूं कि यार ये आलू खुद हेल्दी है, तो इससे जो नए आलू बनेंगे वो भी हेल्दी होंगे। ये दूसरा फायदा है। ठीक है, तीसरा फायदा क्या है कि आप अपने हिसाब से जो ट्रेट्स है ना, जो चाहते हो कि आपके प्लांट के अंदर हो, वो आप अपने हिसाब से करवा सकते हो ग्राफ्टिंग के थ्रू। अगर मैं चाहता हूं कि एक ऐसा फ्लावर हो जो रोज की तरह खुशबू दे, दिखने में चमेली की तरह हो, तो क्या करो, रोज का स्टेम ले लो, चमेली का ऊपर वाला पार्ट ले लो, दोनों को बीच में बांध दो, ग्राफ्टिंग कर दो, है ना। तो नया जो फ्लावर बनेगा वो ऐसा होगा जो दिखने में चमेली की तरह होगा लेकिन खुशबू उसकी रोज जैसी आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर आप अपने मर्जी के ट्रेट्स उसके अंदर डाल सकते हो। जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स आर प्रोड्यूस। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसा देखो, इसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने ना सही आलू जमीन में डाला और जो नए आलू बनेंगे वो खराब बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जो नए आलू बनेंगे वो जैसा आलू आपने जमीन में डाला होगा उसके टाइप का बनेगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगला पॉइंट क्या है, ऑलमोस्ट 100% सर्वाइवल रेट। यस, इसमें क्या होता है, सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार जो आलू मैं डाल रहा हूं वो खुद हेल्दी है, तो जो नए आलू बनेंगे वो भी तो हेल्दी होंगे ना, तो 100% सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। क्लियर है एवरीवन? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट है, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। पेपर के अंदर 3 नंबर का ये क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? अगला है तुम्हारा टिश्यू कल्चर। देखो जो टिश्यू कल्चर है ना, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं। टिश्यू कल्चर बेसिकली क्या होता है, ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्मॉल प्लांट टिश्यूज आर्टिफिशियली। देखो किस किस बच्चे ने IVF सुना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर
मदर का एग लेके फादर के स्पर्म के साथ एक टेस्ट ट्यूब बेबी सुना है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर उनका क्या कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो वही सेम चीज अगर मैं प्लांट्स के अंदर कर दूं, मतलब एक पौधे का मैं क्या लूं, एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं, ठीक है, और इस टुकड़े को लैब के अंदर ले जाऊं और उस लैब के अंदर एक दूसरे प्लांट के दूसरे टुकड़े के साथ रिएक्ट करा दूं, ठीक है। मान लो मैंने रोज का पौधे का एक छोटा सा टिश्यू ले लिया, टुकड़ा ले लिया, ठीक है, और दूसरे चमेली के फ्लावर का, मतलब चमेली के पौधे का एक अलग टिश्यू ले लिया। अब इन दोनों टिश्यू को मैं लेके आया अपने लैब के अंदर, और लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़े बहुत केमिकल मिला के ऐसा कुछ करा जिससे एक नया पौधा पैदा कर लिया। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियली हो रहा है, ये मैं कोई नेचुरली नहीं कर रहा, है ना। जब कोई चीज लैब के अंदर चली जाती है जिसके अंदर केमिकल वगैरह डलने लग जाते हैं तो वो चीज आर्टिफिशियल बन जाती है। तो अगर आप लैब के अंदर साइंटिफिक कोई केमिस्ट्री लगा के, केमिकल डाल के अगर एक नया पौधा बना रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे पेपर के अंदर नहीं आएगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, वैसे मैंने तुम्हें बता दिया। चलो अगले उस पे चलते हैं। अब आता है आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर। यहां से चीजें थोड़ी सी सीरियस होनी स्टार्ट हो गई है, तो अपनी आंखें कान दिमाग खोल के सुनना। अब यहां से मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये है आपका एक फ्लावर, ठीक है, वैसे मेरे घर पे लगा हुआ है। देखो मैं अपने गमले से ना तुम्हारे को पढ़ाने के लिए एक फ्लावर लेके आया हूं, तो आप देख सकते हो ये फ्लावर है, और अरे भाई साहब एग्जैक्ट सेम है यार, एग्जैक्ट सेम है, गजब। देखो फ्लावर के पार्ट समझते हैं, जो डायग्राम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो इस फ्लावर का दो कलर तुम्हें दिख रहे होंगे, एक है ग्रीन कलर, एक है रेड कलर, दिख रहा है ना, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं हट जाता हूं एक सेकेंड, तो मैं अब दिख रहा होगा शायद, हाँ। तो इसमें देखो एक है आपका ग्रीन कलर, एक है आपका रेड कलर। तो जो रेड कलर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, रेड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रेड वाले पार्ट को बोलते हैं पेटल, क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, ठीक है। और जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। जो नीचे ग्रीन वाला पार्ट है ये सेपल है, जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है, पेटल है, ठीक है। पेटल रेड वाला पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट सेपल, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब देखो ये जो बीच में जो ग्रीन कलर की डंडी दिख रही है, ये जो पूरी ग्रीन कलर की जो डंडी है, इस पूरी डंडी को क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टल, पिस्टल नहीं पिस्टिल, ठीक है, इसकी स्पेलिंग अलग है, पिस्टिल। ये पूरी जो ग्रीन कलर की डंडी है इसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। अब इस पिस्टिल के भी तीन टुकड़े हैं। इस पिस्टिल का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको स्टिग्मा बोलते हैं। इस पिस्टिल का ये जो बीच में जो पाइप सी है इसे स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल मारने का वो वाली स्टाइल नहीं, ये अलग टाइप का स्टाइल है, ठीक है। बोलते नहीं है अरे आजकल बड़ा स्टाइल मार रहा है तू, वो वाला स्टाइल नहीं, ये अलग स्टाइल है, ठीक है। और जो नीचे वाला जो पेट, इसका जो मोटा सा पेट निकला हुआ ना, मोटा सा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, ठीक है। पूरे को पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल के छोटे से ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा, बीच वाले पार्ट को स्टाइल और नीचे वाले पार्ट को ओवरी, ठीक है। भैया आप इसमें दिखा सकते हो, इसमें दिखा सकते हो कि इसमें हमारा पिस्टिल क्या है, जल्दी से मेरे को बताओ, कमेंट करके बताओ, इसमें जो पिस्टिल है क्या दिख रहा है, यस पिस्टिल दिख रहा है भैया, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन मेरे को ये बताओ इसका जो पिस्टिल है क्या ग्रीन कलर का है, नहीं भैया इसका पिस्टिल ग्रीन कलर का नहीं है। क्या ग्रीन कलर का नहीं है, कुछ देखो जरूरी थोड़ी है ना हर फ्लावर में ग्रीन कलर का हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है पिस्टिल, ये पूरा जो बीच का ये जो है ये क्या है, पिस्टिल है। इसका ऊपर का देखो ये छोटा सा वो दिख रहा है, बोल बोल टाइप की दिख रही है, वो क्या है, स्टिग्मा है। बीच की पाइप क्या है, स्टाइल है। और इसके नीचे बिल्कुल नीचे क्या होगा, वो होगा आपका ओवरी। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया। अब इसके बाद यहां पे देखो थोड़े थोड़े आपको येलो कलर के ऐसे डंडे से दिख रहे होंगे। इस येलो कलर के डंडे को क्या बोलते हैं, इसको पूरे को बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। लेकिन इसके इस पूरे देखो पूरे येलो को बोलते हैं स्टेमन, लेकिन जो ऊपर का छोटा सा ये पार्ट है इसको, इसके हेड को क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इस पाइप को फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो जो ग्रीन कलर का है इसको पिस्टिल, जो येलो कलर का है इसको स्टेमन, लेकिन स्टेमन का भी ऊपर वाले पार्ट को एंथर और इसकी पाइप को क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है भैया। इसमें दिखाओ, इसमें समझ में आएगा हमें, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। चलो इसमें देखो भाई तुम, तो देखो यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे चक्कर में ना मेरे को इस फ्लावर की आहुति देनी पड़ेगी, आहुति। चलो
भाई अगर तुम अभी भी नहीं पढ़े ना, मेरे गमले का फ्लावर तुड़वा दिया तुमने। अरे यार क्या हो गया ये, अरे यार शिट। देखो ये क्या है, ये जल्दी बताओ। ये है भैया सेपल, ग्रीन कलर का पार्ट सेपल। सेपल का काम क्या होता है, ये फ्लावर को पकड़ के रखता है और फ्लावर को सुरक्षा देता है, ठीक है। फिर भैया ये जो रेड कलर का ये जो मैंने तोड़ा है, ये क्या है, ये भैया आपने बताया था क्या है, ये है पेटल, ठीक है, पेटल, ठीक है। ये सबसे सुंदर पार्ट होता है पूरे फ्लावर का, ठीक है। अब भैया चलो इसका एक और पेटल हटा देते हैं। अब कुछ दिखा, ओवरी दिखी, ओवरी दिखी कि नहीं दिखी, ये जो येलो कलर का पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। क्या है ये भैया, अरे यार मेरा कैमरा हिल गया, मेरा कैमरा हिल गया, सॉरी। हाँ तो ये क्या है, ओवरी है। अब ये जो बीच में ये जो मैंने डंडी पकड़ी हुई है, अभी पकड़ता हूँ, अरे यार इसको भी हटाओ, ये डंडी हाथ में नहीं आ रही। हाँ अब ठीक है, अब कहाँ जाएगी डंडी भाग के, हाँ पूरा तोड़ दिया भाई, सॉरी यार बहुत बुरा लग रहा है, इतना मुश्किल से मैंने, पौधे में रोज पानी डालता हूँ। तो ये क्या है जल्दी बताओ जल्दी, ये क्या है, ये है ओवरी। ये जो बीच की पाइप दिख रही है, ये अरे कहाँ गया, कैमरे का फोकस ही नहीं आ रहा। ये जो पाइप दिख रही है ये क्या है जल्दी बताओ, स्टाइल, ये स्टाइल है। अब देखो, अब यहाँ पे ना ये एक अलग टाइप का फ्लावर है। इसका जो येलो वाला पार्ट है, ध्यान से देखो, इसका जो येलो वाला पार्ट है ना, ये क्या है, ये है आपका क्या है जल्दी बताओ, स्टेमन, ठीक है। और इसका देखो ये इसका स्टिग्मा है। देखो ये जो रेड है ना, ये देखो ये क्या है, ये आपका स्टिग्मा है। और इसका जो एंथर है, एंथर तोड़ के दिखाऊं तुम्हें, बहुत छोटे छोटे हैं यार, बहुत छोटे छोटे हैं। ये देखो ये तोड़ दिया मैंने, तुम्हें दिखेंगे भी नहीं ऐसे। ये क्या है, ये एंथर है, समझ रहे हो। और जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे होती है, जल्दी बताओ, पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी या यहाँ पे आएंगी, तो मैं बताता हूँ। देखो ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा यानी कि ये जो रेड कलर का पार्ट है, ये जो पिस्टिल होता है ना पूरा, ये पिस्टिल होता है आपका फीमेल, ठीक है। जो सेंटर में होता है वो फीमेल होती है और साइड में क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। यानी कि ये जो स्टेमन है, यानी कि ये जो स्टेमन है ये आपका मेल है, ठीक है। और ये जो पिस्टिल है ये आपकी फीमेल है। और आपको पता है फीमेल के चारों तरफ ही मेल घूमते हैं, है ना। और फीमेल हमेशा सेंटर में रहती है, तो सेंटर में जो होगी वो फीमेल होगी, उसके चारों तरफ जो होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे आपके मेल। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो ये आपका क्या है, पूरे फ्लावर के पार्ट्स हैं, स्टेमन मेल, पिस्टिल फीमेल, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। अब देखो कुछ जो फ्लावर होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जो आपके बाइसेक्सुअल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे ना, वो क्या होगा, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का बाई का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि जिसके पास दोनों सेक्सुअल पार्ट होंगे, मेल भी और फीमेल भी, उसको क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं बाइसेक्सुअल। यानी कि ये जो पौधा है ये क्या है, बाइसेक्सुअल है। क्यों, क्योंकि इसके पास ये एंथर भी है, येलो वाला पार्ट भी है, येलो वाला पार्ट भी है। और ये जो बीच में ये जो इसमें ग्रीन कलर का है लेकिन इसके पास रेड कलर का है, ठीक है, ये भी है। तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल है। क्यों, क्योंकि इसके पास मेल पार्ट भी और फीमेल भी है। जो सेंटर में है वो फीमेल है, जो इसके चारों तरफ येलो येलो कलर के दिख रहे हैं तुम्हें, जो इसको इसके चारों तरफ येलो येलो कलर के दिख रहे हैं, हाँ ये येलो कलर वाला पार्ट मेल है, जो बीच में रेड कलर वाला पार्ट है, सेंटर में जो पार्ट है वो फीमेल है। तो इस फ्लावर के पास दोनों है, तो ये फ्लावर क्या है, ये बाइसेक्सुअल है। समझ रहे हो, ये क्या है जल्दी बताओ, पेटल है या सेपल है, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। इतना तो बताया था यार, ये क्या है आपका, ये आपका पेटल है ना। ये ग्रीन कलर का पार्ट क्या है, ये आपका सेपल है, ठीक है। चलो, और अगर किसी फ्लावर के पास इनमें से एक ही चीज हो, मान लो कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनके पास है ना सिंगल होता है। मान लो अगर मैं इसका पूरा येलो वाला पार्ट हटा दूं, ठीक है, तो ये सिंगल बच जाएगा। तो जिसके पास सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वो फीमेल भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है। कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ ये येलो वाला पार्ट होगा, कुछ फ्लावर ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ ये रेड वाला पार्ट होगा, ठीक है। दोनों नहीं होंगे, जिसमें दोनों होंगे वो बाइसेक्सुअल है, जिसमें सिंगल होंगे वो क्या है, वो आपका यूनिसेक्सुअल है। एग्जांपल देता हूं, बाइसेक्सुअल में जैसे आपका रोज हो गया, रोज के पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। लिली हो गया, ठीक है, ये जो पौधा है ये मेरे पास लिली वाला था, ठीक है। जैसे आपका लिली हो गया, तो ये वो फ्लावर है जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे, ठीक है। एंड वहीं पे यूनिसेक्सुअल में जैसे आपका वाटरमेलन हो गया, जैसे आपका पपीता हो गया, तो पपीते के जो फूल होते हैं ना उसके अंदर या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल होगा, उसमें से एक ही होता है। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आ गया,
ठीक है, ये जो डायग्राम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को अगर नोट डाउन करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं। अगला आता है कि भैया कौन से पार्ट का क्या काम होता है। तो देखो जो सेपल होते हैं ना वो जनरली आपके ग्रीन कलर के होते हैं, सबको पता है, दिखा भी दिया मैंने, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो रेड वाला पार्ट होता है ना, ये बेचारा बहुत ही नाजुक सा होता है, लड़कियों की तरह बहुत नाजुक होता है, और ये होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हार्ड लाइक बॉयज, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बॉयज क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये समझ में आया आपको। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है सेपल, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पेटल थोड़े से कलरफुल होते हैं लड़कियों की तरह, है ना, और इसके अंदर से बहुत खुशबू आती है, जैसे लड़कियों के अंदर खुशबू आती है ना, ठीक है। और ये क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं किसको, पोलिनेटर्स को, जैसे लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं बॉयज को। तो ये जो रेड वाला पार्ट होता है ये सुंदर होता है, इसमें से खुशबू आती है, और ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेटर। पोलिनेटर किसको बोलते हैं, जैसे कोई आपकी मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी क्या करती है, पोलिनेशन करती है, यानी कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स को दूसरे फ्लावर तक पहुंचाती है। तो कोई तो एक ऐसा पार्ट होना चाहिए ना फ्लावर का जो उस मधुमक्खी को अट्रैक्ट करे, है ना। ये जो पेटल होता है ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ठीक है भैया। एंथर आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि क्या बनाता है, पोलन ग्रेन बनाता है। इसका जो ये येलो वाला पार्ट है, इस येलो वाला जो पार्ट है ना, ये क्या बनाता है, ये पोलन ग्रेन बनाता है। क्या बनाता है भैया, ये बनाता है आपका पोलन ग्रेन। तो जो येलो वाला पार्ट है, यानी कि जो एंथर होता है ना, देखो यहां पे ये जो पार्ट है ये क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन बनाते हैं, ठीक है। और पोलन ग्रेन ओबेसी बात है जिसके अंदर मेल गैमेट होंगे, क्योंकि ये मेल पार्ट होता है। जो ये येलो वाला पार्ट है ये आपका मेल है, जो सेंटर में है ये आपका फीमेल है, ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। फिलामेंट क्या करता है, इट फॉर्म्स द स्टॉक दैट बियर्स द एंथर। तो ओबेसी बात है, अब पोलन ग्रेन यहां तो हो नहीं सकती, है ना, इसके बिल्कुल अंदर थोड़ी घुसाएंगे, यहां तक थोड़ी मधुमक्खी घुसेगी। तो पोलन ग्रेन थोड़ी सी फ्लावर के बाहर होनी चाहिए, है ना। तो ये जो फिलामेंट है ये क्या करती है, एंथर को ऊपर तक पहुंचाती है, ताकि मधुमक्खी डायरेक्ट इस एंथर के ऊपर आके बैठ जाए। क्लियर एवरीवन। तो फिलामेंट का छोटा सा काम होता है कि एंथर को फ्लावर के बाहर रखे, ताकि मधुमक्खी डायरेक्टली पोलन ग्रेन वहां से उठा ले, ठीक है, थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करता है। चलो अगला है आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा सबको पता है ये क्या करता है, पोलन ग्रेन को रिसीव करता है। देखो एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन होती है, ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर जाएगी। क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब वो देखो स्टिग्मा किसी और फ्लावर का भी हो सकता है, मान लो यहां का एंथर से जो पोलन ग्रेन जाएगी वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पे चली जाए, या फिर इसी के ही स्टिग्मा पे चली जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कई बार मधुमक्खी क्या करती है, इसकी पोलन ग्रेन उठा के इसी को पकड़ा देती है, या फिर कई बार मधुमक्खी क्या करेगी, इसकी पोलन ग्रेन उठा के किसी और फ्लावर के ऊपर जाके और किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके रख के आ जाएगी। तो स्टिग्मा किसको बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। एंथर पोलन ग्रेन देता है, स्टिग्मा पोलन ग्रेन लेता है, ठीक है, ठीक है। ऑब्वियस बात है ना, मेल देता है, फीमेल लेती है ना। तो सेंटर वाला पार्ट लेगी ना, ऑब्वियस बात है, पोलन ग्रेन ये एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। मेल जो एंथर है ये पोलन ग्रेन देगा। क्लियर, समझ में आया, ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। स्टाइल सबको पता है, स्टाइल का क्या काम है, वही सेम चीज, बीच में डंडी बन के रहना, ताकि पोलन ग्रेन आसानी से मिल जाए, है ना। अगर मान लो ये डंडी नहीं होगी तो ये जो स्टिग्मा है ये तो बेचारा यहां पे होगा, तो अब मधुमक्खी को अंदर घुसना पड़ेगा, है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये जो स्टाइल है ये क्या काम करता है, स्टिग्मा को बिल्कुल ऊंचा रखता है। यहां पे भी देखो, इसके अंदर भी जो सबसे ऊंचा है वो क्या है, स्टिग्मा है ना, ताकि पोलन ग्रेन आसानी से मिल जाए। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया, ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। चलो अगले पे चलते हैं। अगला है ओवरी। आपको पता है ओवरी इज द मेन सेंटर ऑफ द फ्लावर। ये जो बिल्कुल येलो वाला पार्ट दिखाया था ना मैंने, बिल्कुल इसके जो नीचे है ये जो येलो वाला पार्ट, ये क्या है, ओवरी है ना। तो ये ओवरी क्या होता है, मेन पार्ट होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एग होता है। ओवम बोलो एग बोलो एक ही बात है, ठीक है, वो इसके अंदर होता है, ठीक है। तो ओवरी एग को प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि ओव्यूल बोलो, ओवम तो नहीं बोलना, ओव्यूल बोल दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहां पे ओव्यूल होता है, तो ओवरी क्या करती है, ओव्यूल को प्रोटेक्ट करके रखती है।
ओव्यूल क्या होता है, जिसको इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो ओव्यूल बेसिकली क्या है, वो एक फीमेल गैमेट है जिसके पास पोलन ग्रेन जाती है। ठीक है, देखो एंथर से मान लो मधुमक्खी ने क्या करा, एंथर की पोलन ग्रेन उठाई, वो स्टिग्मा पे रख दी। ठीक है, यहां पे देखो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये एंथर है। ठीक है, इस एंथर पे मधुमक्खी आके बैठी, उसने पोलन ग्रेन उठाई, जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे इस पे ऐसे हल्की हल्की ना चिपकी रहती है। ठीक है, तो मधुमक्खी ने क्या करा, पोलन ग्रेन उठाई, वो पोलन ग्रेन उठा के इसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर रख दी। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो धीरे धीरे, देख रहे हो ना, हल्के हल्के जो रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं वो जा रहे हैं नीचे, वो नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे और ये कहां चले जाएंगे, ये चले जाएंगे आपके ओवरी के अंदर। अब ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, तो ये पोलन ग्रेन क्या है, ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट है ना, एंथर से आई है ना, तो मेल गैमेट होगी। अब ओव्यूल क्या है, ये फीमेल गैमेट है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलेंगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, एग बनेगा, एग से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। कई बार फ्रूट बनता है, बेसिकली फ्रूट बनेगा, समझ रहे हो, तो क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, समझ रहे हो। तो मेल गैमेट एंथर से स्टिग्मा पे गई, स्टिग्मा से अंदर गई, ओवम से मिली, सॉरी ओव्यूल, ओव्यूल से मिली, ओव्यूल से मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई, इतना किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आई बात। चलो, तो जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो जाइगोट है वो एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्क करता है, किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं कि जो सीड है वो कैसे बनता है, सीड के पार्ट क्या क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। तो देखो सीड के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, एक होता है सीड की कवरिंग, सीड बेसिकली बीज, बीज की जो कवरिंग होती है, दूसरा होता है उसका कोटलीडन, तीसरा होता है उसका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका प्लूमुल, एक होता है आपका रेडिकल। ध्यान से देखना, देखो ये आपका बीज है। अब बीज के अंदर एक पार्ट ऐसा होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जो कि जब आप बीज को जमीन में गाड़ते हो तो 2 चीज बनती है, एक उसकी जड़ बनती है, एक पौधा बनता है। तो जो पौधा बनता है ना उसको क्या बोलते हैं, प्लूमुल बोलते हैं, और जो उसकी जड़ बनती है उसे रेडिकल बोलते हैं। रेडिकल बेसिकली जो पार्ट बीज का जड़ बनेगा उसको रेडिकल बोलेंगे, और जो पार्ट आपका ग्रीन कलर का पौधा बनता है जो ऊपर दिखता है हमें, उसे क्या बोलते हैं, प्लूमुल बोलते हैं। क्लियर एवरीवन, पी से प्लूमुल, पी से पौधा, समझ में आ जाएगा। आर से रेडिकल, आर से रूट, ठीक है, आर से रूट, ऐसे याद कर लोगे, हाँ भैया कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा पार्ट होता है कोटिलीडन, यानी कि ये जो मेन पार्ट है ना, ये बीच में ब्राउन कलर का, ये क्या है, ये आपका कोटिलीडन है। और ये सारे पार्ट को मिला के क्या बोलते हैं, सीड। क्लियर। जर्मिनेशन कैसे होता है, जब आप एक बीज को नीचे डालते हो, जमीन के अंदर गाड़ते हो, पानी डालते हो, उसको न्यूट्रिशन मिलता है तो बीज टूटता है। जब बीज टूटेगा तो उसका जो रेडिकल वाला पार्ट है वो जमीन में जाएगा, क्योंकि उसको क्या बनना है, रूट बनना है। और जो उसका प्लूमुल वाला पार्ट है वो क्या बनेगा, उसको पौधा बनना है, तभी वो बाहर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है भैया। तो अगला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको लिटरली गारंटी दे रहा हूं, पॉलिनेशन टॉपिक में से तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर 3 या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। तो ये टॉपिक है ना, ध्यान से समझना। तो बेसिकली पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है, इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। चलो देखो, ये है आपका एंथर, ठीक है। एंथर क्या होता है, मेल पार्ट होता है। क्या होता है, मेल पार्ट। ये है आपका स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या होता है, ये आपका फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एंथर के ऊपर क्या होती है, छोटी 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 पोलन ग्रेन्स होती हैं। क्या होती है, पोलन ग्रेन होती हैं। तो इन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है, इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। जैसे एग्जांपल से बताता हूं, जैसे मान लो, ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जांपल से ना तुम्हें और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे ये मान लो आपका क्या है, रेस्टोरेंट है, ठीक है। ये क्या है, रेस्टोरेंट है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, घर है, ठीक है। ये क्या है, घर है। अब रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है, खाना होता है ना। क्या होता है, पिज्जा मान लो, ठीक है। ये मान लो डोमिनोज है और यहां पे क्या है, पिज्जा है।
तो जो पिज्जा है ये क्या है, ये बेसिकली आपकी पोलन ग्रेन है। रेस्टोरेंट क्या है, ये आपका एंथर है, ठीक है। और आपका घर क्या है, ये आपका स्टिग्मा है, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, तुम है ना जोमेटो या स्विगी यूज करोगे, तो जोमेटो या स्विगी यूज करके तुम पिज्जा को अपने घर तक डिलीवर कर लोगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग फूड नहीं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। अब देखो पोलिनेशन है ना आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है आपका क्रॉस पोलिनेशन। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ना कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखो सेल्फ पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई फ्लावर है, ठीक है, ये मान लो आपका फ्लावर है, ठीक है, बना ही देता हूं यार, रेड कलर का बनाऊं फ्लावर, चलो रेड कलर का बनाते हैं। तो ये आपका, अरे यार ड्राइंग इतनी घटिया है ना पूछो मत, ये आपका फ्लावर है, ये इसका नीचे क्या क्या है, ये रेड कलर का पार्ट क्या होता है, ये होता है आपका, जल्दी बताओ, पेटल होता है, सेपल होता है, जल्दी बताओ। और नीचे वाला पार्ट क्या होता है ये भी तुम्हें कमेंट करके बताना है, ठीक है। ध्यान से सुनो अब जो मैं बता रहा हूं, देखो यहां पे इसके बीच में होगा आपका फीमेल पार्ट, ठीक है, ये क्या है, ये आपका फीमेल पार्ट यानी कि, ठीक है, ये आपका क्या है, स्टिग्मा। अब इस फीमेल पार्ट के अलावा अगर इस फ्लावर के पास क्या होगा, एंथर होगा, ठीक है, तो एंथर क्या है, मेल पार्ट है, क्या है, मेल पार्ट है। तो अगर किसी फ्लावर के पास दोनों पार्ट है तो इसका मतलब ये फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है। अगर इन दोनों में से सिर्फ एक होगा, या तो स्टिग्मा होगा या फिर एंथर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। अब देखो इस फ्लावर के पास मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है ना। तो अगर इसी की पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा तक चली जाए, मतलब कोई और फ्लावर की तो नीड ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि इस फ्लावर के पास फीमेल और मेल दोनों पार्ट है, तो ये अपने अपने ही मेल पार्ट से अपने ही फीमेल पार्ट को पोलन ग्रेन दे सकता है। तो अगर एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन जा रही है, मतलब किसी और फ्लावर तक नहीं जा रही पोलन ग्रेन, इसी के पोलन ग्रेन इसी फ्लावर तक जा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि ये अपने ही पोलन ग्रेन को खुद को ही दे रहा है, बस पोलन ग्रेन यहां से यहां तक जा रही है। तो अगर ध्यान से सुनना, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि अगर एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा के अंदर जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या हो जाएगा, दो फ्लावर, यानी कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, अगर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई, ठीक है भैया, हमें ये तो समझ में आ गया। अब जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ ये जो डायग्राम है ये सेल्फ पोलिनेशन का है या फिर क्रॉस पोलिनेशन का, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। देखो यहां पे दो फ्लावर यूज हो रहे हैं ना, इस फ्लावर की पोलन ग्रेन पोलिनेटर ले जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके छोड़ देता है, तो यहां पे दो फ्लावर यूज हो रहे हैं, इट मींस इट इज ए क्रॉस पोलिनेशन। अगर दो फ्लावर यूज हो रहे हैं तो क्रॉस पोलिनेशन है, अगर एक सिंगल फ्लावर यूज हो रहा है तो वो सेल्फ पोलिनेशन है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है भैया। अब देखो जो पोलन ग्रेन है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि जो पोलन ग्रेन है वो अपने आप चली जाएगी, अपने आप तो कुछ नहीं होता इस दुनिया में, है ना। तुम अपने आप पढ़ते हो, नहीं पढ़ते ना, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, तो अपने आप इस दुनिया में कुछ नहीं होता। तो पोलन ग्रेन अपने आप ट्रांसफर नहीं होती, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो उस पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से मतलब ट्रांसफर करेगी, वो चाहे खुद के फ्लावर में ट्रांसफर करनी हो या फिर दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर करनी हो, समझ रहे हो। तो इसको क्या बोलते हैं, अब देखो जैसे मैंने आपका एग्जांपल क्या दिया था, मान लो यहां पे डोमिनोज है, ठीक है, डोमिनोज, और यहां पे आपका क्या है, यहां पे आपका घर है, ठीक है। अब आपका घर क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, है ना, डोमिनोज क्या हो गया, एंथर हो गया, और जो पिज्जा है, पिज्जा क्या हो जाएगा, पिज्जा हो जाएगा आपका पोलन ग्रेन। अब ये बताओ जल्दी से, पिज्जा क्या अपने आप आएगा, जोमेटो या स्विगी में जब आप ऑर्डर करते हो खाना, तो क्या खाना अपने आप आता है, नहीं अपने आप नहीं आता ना, वो जोमेटो वाला जो बंदा होता है वो खुद लेके आता है। तो जोमेटो वाला जो ड्राइवर है, ठीक है, ड्राइवर बोलो राइडर बोलो जो भी मर्जी है, मतलब जो जोमेटो वाला जो बंदा है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पोलिनेटर, क्या हो जाएगा, पोलिनेटर। यहां पे फ्लावर के केस में ना अलग अलग टाइप के पोलिनेटर होते हैं, जैसे सबसे कॉमन पोलिनेटर क्या होती है आपकी हनी बी, जो मधुमक्खी होती है ना, वो देखा होगा ना, मधुमक्खी, तितलियां, जो बटरफ्लाइज वो भी तुमने नोटिस करा होगा कि हमेशा ना सुंदर पौधे पे जाके बैठती है ना। इसलिए मैं हमेशा लड़कों को ये बोलता हूं कि अपनी लाइफ में ना फ्लावर बनो,
क्या बनना है? फ्लावर, क्योंकि जो सुंदर तितलियां हैं वो हमेशा फ्लावर के ऊपर आके बैठती है। अगर तुम लाइफ में अच्छा करोगे, अगर अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनाओगे, लाइफस्टाइल अच्छा रखोगे, तो तितलियां अपने आप आएगी, समझ रहे हो? लेकिन अगर तुम अपने आसपास जो गार्डन है वो अगर अच्छा बना लोगे तो फिर तितलियां आती रहेंगी, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो हनी बी है ये क्या हो जाएगी? आपकी पोलिनेटर हो जाएगी। पोलिनेटर भी आपके कई टाइप के होते हैं, जैसे हनी बी यानी कि मधुमक्खी, ये भी आपकी क्या है? पोलिनेटर है, ठीक है। जो बटरफ्लाई है ये भी आपकी क्या है? पोलिनेटर है, ठीक है। आपकी जो विंड है, आपकी जो हवा है, वो भी पोलिनेटर है। कई बार क्या होता है ना, मतलब देखो यार, पोलन ग्रेन है ना, बिल्कुल हल्की सी तो होती है, वो हवा से उड़ के भी दूसरे फ्लावर तक चली जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल हो गए आपके पोलिनेटर के। भैया इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, जिसका तुम्हें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्यूबर्टी। सबसे पहले समझते हैं कि भैया प्यूबर्टी क्या होती है। ये एक ऐसा लाइफ का एक ऐसा मोमेंट होता है, एक ऐसा लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जहां पे आपकी जो सेक्स सेल्स हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर मतलब उसी टाइम सेक्स सेल बनने लग गई, ऐसा नहीं होता। पहले आप मैच्योर होते हो और फिर उसके बाद आपके अंदर सेक्स सेल बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो जो टाइम है जब आपकी बॉडी के अंदर सेक्स सेल स्टार्ट हो जाती है बननी, उस टाइम को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? प्यूबर्टी बोलते हैं। अब देखो बॉयज के अंदर जो सेक्स सेल होती है वो कौन सी होती है? स्पर्म। क्या होती है? स्पर्म। और लड़कियों के अंदर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? ओवम। एग भी बोल सकते हो, ओवम भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो लड़कों के अंदर जो सेक्स सेल होती है वो स्पर्म होती है, और लड़कियों के अंदर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। अब मेरे को ना जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो लड़कियों की प्यूबर्टी की एज होती है वो कितनी होती है, लड़कों की जो प्यूबर्टी की एज होती है वो कितनी होती है? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये समझ में आ गया? चलो अब देखो, जब आपकी बॉडी के अंदर प्यूबर्टी होना स्टार्ट हो जाती है, सेक्स सेल बनना स्टार्ट हो जाती है, तो बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या है? ध्यान से सुनना। पहले बात करते हैं लड़कियों की, तो उनका जो ब्रेस्ट साइज है वो आपका बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, और लड़कियों के अंदर जो पीरियड्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। और यहां पे मैं क्लास वाले पीरियड्स की बात नहीं कर रहा कि सेकंड पीरियड चल गया, थर्ड पीरियड चल गया, वो क्लास वाले लेक्चर वगैरह की बात नहीं कर रहा। लड़कियों के अंदर जो पीरियड्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। तो लड़कियों के अंदर जो पीरियड्स है ना वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं भैया वो मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लड़कियों के जो आर्मपिट और जो जेनिटल एरिया है वहां पे हेयर ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो लड़कियों की जो स्किन है वो ऑयली होनी स्टार्ट हो जाती है, और काफी बार लड़कियों को पिंपल आने भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जब आपकी बॉडी प्यूबर्टी हिट करती है। क्लियर एवरीवन? लड़कियों के अंदर क्या चेंज होंगे? उनके ना जो बाल हैं, चेहरे के ऊपर दाढ़ी वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो आवाज है, आवाज ऐसे हैवी हो जाती है, ठीक है, आवाज चेंज हो जाती है। और आर्मपिट्स और जो जेनिटल एरिया है वहां पे लड़कों को भी हेयर ग्रो वहां पे उनके होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो पिंपल्स वगैरह है, हालांकि लड़कियों में पिंपल ज्यादा आते हैं, लड़कों में थोड़े से कम आते हैं, और लड़कों की जो स्किन है वो थोड़ी सी ऑयली होनी शुरू हो जाती है। क्लियर एवरीवन? ये समझ में आया? ठीक है। एक और बोल सकते हो कि जो लड़कियों का जो हिप वाला एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है, एंड लड़कों के जो शोल्डर है वो चौड़े होने लग जाते हैं। क्लियर एवरीवन? ये भी एक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मेल के अंदर स्पर्म होते हैं, फीमेल के अंदर एग बोलो या फिर ओवम बोलो, एक ही बात है। क्लियर एवरीवन? ये समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, कि लड़कों के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग होते हैं, लड़कियों के अंदर जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो एक एक करके दोनों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लड़कों की या लड़कियों की? लेडीज फर्स्ट? नहीं, आज हम लड़कों की बात पहले करेंगे। हमेशा लड़कियां पहले क्यों, है ना? थोड़ा सा लड़कों को भी मौका मिलना चाहिए। तो पहले बात करते हैं लड़कों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ लड़कों वाला नहीं, लड़कियों वाला डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक डायग्राम पेपर के अंदर ड्रॉ करना पक्का आएगा ही आएगा। 4 नंबर या फिर कई बार 5 नंबर का भी पेपर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फ्लावर वाला डायग्राम, एक ये, एक वो फीमेल वाला। 3 डायग्राम इस पूरे चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर एक एक करके एक एक चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज होती है टेस्टिस। ये लड़कों के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। इन टेस्टिस का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? जल्दी बताओ, किस किस बच्चे को पता है? तो टेस्टिस के 2 काम होते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, है ना, ये एक मेल हार्मोन है।
जो पूरी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्मोन होता है लड़कों के अंदर, ये लड़कियों के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि लड़कियों के अंदर टेस्टिस नहीं होते, तो टेस्टिस नहीं होंगे तो फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है ना। जब टेस्टिस ही नहीं होंगे तो टेस्टोस्टेरोन कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं, है ना। तो टेस्टिस के दो काम होते हैं, एक होता है टेस्टोस्टेरोन बनाना जो कि मेल हार्मोन होता है, जो कि बॉयज के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल हार्मोन होता है। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है ये स्पर्म बनाता है। जो लड़कों के अंदर जो सेक्स सेल होती है वो इस टेस्टिस के अंदर बनती है। ये दो काम होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन बनाना, एक स्पर्म बनाना। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं, तो जो स्क्रोटम है ना, ये इस टेस्टिस को कवर करके रखता है, बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और एक चीज और क्वेश्चन है ना पेपर के अंदर पक्का आता ही आता है कि जो टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर ही क्यों होते हैं? जो लड़कियों के अंदर जहां पे सेक्स सेल बनती है, लड़कियों के अंदर कहां बनती है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन लड़कियों की जो सेक्स सेल है वो बॉडी के अंदर बनती है। हालांकि ये पार्ट भी तो बॉडी का ही है लड़कों के अंदर भी, लेकिन जो टेस्टिस होते हैं ना वो लड़कों की बॉडी के बाहर होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म ये एक ऐसी चीजें हैं, ये दोनों ऐसी चीजें हैं, ये बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बन सकते, ये बॉडी से 2 डिग्री कम टेम्परेचर पे ही बनते हैं। तो अगर कोई पार्ट बॉडी से बाहर होगा तो उसका टेम्परेचर कम होगा, है ना। अगर आप मुंह के अंदर उंगली दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मुंह गर्म है, लेकिन अगर आप अपना हाथ यहां लगाओगे तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा कम नोटिस होगा। तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है, बॉडी के बाहर टेम्परेचर कम होता है। भैया 2 डिग्री से इतना फर्क पड़ जाता है? यस, बहुत फर्क पड़ता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 98.6। यहां पे फॉरेनहाइट आएगा या सेल्सियस आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। फॉरेनहाइट आएगा, पता है सबको, मेरे को पता है यार, तुम मेरे स्टूडेंट हो, सबको पता है। अब देखो नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज 98.6 फॉरेनहाइट, है ना। अगर तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर +2 हो जाए तो कितना हो जाएगा ये? 100.6। अगर किसी का बॉडी का टेम्परेचर 100.6 हो जाए ना तो पता है ना आपको क्या हो जाता है? फीवर हो जाता है, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। तो 2 डिग्री में हालत खराब हो जाती है, समझ रहे हो। तो टेम्परेचर से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो टेस्टिस बाहर इसलिए होते हैं ताकि टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म बनने में हेल्प हो जाए। क्यों? क्योंकि बाहर होगा तो टेम्परेचर कम होगा। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस को कवर करके रखता है। ये होती है वास डिफरेंस। ये बेसिकली एक पाइप है, ठीक है। ये क्या है? ये एक पाइप है, ऐसी उलझी हुई है, ये एक ऐसी पाइप है। तो जो आपका स्पर्म बनता है, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनता है वो आपका पेनिस के थ्रू बाहर निकलेगा, है ना। अब यहां से बनेगा तो रास्ता स्पर्म ऐसे ऐसे करके निकलता है बाहर। तो ये जो बीच का रास्ता है, ये जो बीच की पाइप है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं गाइस? वास डिफरेंस। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद है आपका यूरेटर। यूरेटर का क्या काम होता है भैया? देखो आपकी बॉडी के अंदर लड़के जब सुसु करते हैं तो इसी से करते हैं, है ना। तो वो सुसु आपकी पूरी बॉडी के अंदर तो नहीं होता, पूरा ब्लड आपका किडनी प्योरीफाई करती है, वहां से जो वेस्ट मटेरियल है यानी कि जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल है वो आपका किडनी से यूरेटर के थ्रू आता है, ठीक है। पूरी बॉडी का जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल है वो आपका यूरेटर से इस ब्लैडर के अंदर आ जाता है। तो ये बेसिकली क्या है? ये बैग है, यहां पे आपका जितना भी सुसु है वो यहां पे इकट्ठा होता है। जो आपका यूरिन है ना, सुसु को यूरिन बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो वो जो यूरिन है वो आपका इस ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। पूरी बॉडी से कैसे आता है? थ्रू यूरेटर। किडनी से जब ब्लड प्योरीफाई होगा, जो आपका लिक्विड वेस्ट होता है वो यूरेटर के थ्रू यहाँ पे ब्लैडर के अंदर, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं बेसिकली, पूरा नाम इसका यूरिनरी ब्लैडर है। कई लोग इसको सिंपल ब्लैडर बोल देते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे जो यूरिन है वो आपका इकट्ठा हो जाएगा। अब जो यूरिन है वो आपका इस यूरेथ्रा के थ्रू, ये आपका पीनिस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? अब पीनिस क्या होता है बेसिकली आपको पता है, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बताऊं या नहीं? छोड़ो यार, कुछ चीजें तुम पर छोड़ देता हूं, ठीक है। तो पीनिस बेसिकली क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है ना, मस्कुलर ऑर्गन होता है बॉयज के अंदर, जहां से यूरिन एंड स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। लेकिन अब मैं ना आपको एक और चीज बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। ये दो ऐसे ऑर्गन हैं, ये ग्लैंड है, ये आपका एक ऐसा ऑर्गन है जो, देखो जो स्पर्म होते हैं ना वो थोड़े से ना मतलब रफ होते हैं। रफ भैया, रफ का मतलब ये इजीली ना पास नहीं होते, मतलब स्लिपरी नहीं होते, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्लिपरी नहीं होंगे तो यार इनको तो बेचारों को, स्पर्म को इतना लंबा रास्ता
कवर करना है। तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, बॉडी के ये दो पार्ट क्या करते हैं, इस स्पर्म के अंदर, यहां तक तो ये स्पर्म रहता है, लेकिन सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, इस स्पर्म के अंदर थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, एक फ्लूइड मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्पर्म है ना, वो एक तो इजीली मूव करना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। दूसरा, जो स्पर्म है उसको हल्की सी न्यूरिशमेंट मिल जाती है, मतलब और न्यूट्रिएंट्स फालतू मिल जाते हैं, जिससे जो स्पर्म है ना वो और पावरफुल हो जाता है। समझ रहे हो? और पावरफुल का मतलब देखो, पहले तो नॉर्मल स्पर्म था, ठीक है, ये मूव करे जा रहा है, करे जा रहा है, लेकिन ये बेचारा रफ है, इसमें इतनी जान नहीं है, ठीक है, ये मतलब मूव करेगा ना, ज्यादा जान लगाएगा तो बेचारा मर जाएगा। तो बीच में यहां आते हैं सेमिनल वेसिकल, यहां है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दोनों क्या करते हैं, यहां पे फ्लूइड मिक्स करते हैं, प्लस फ्लूइड। तो स्पर्म के अंदर फ्लूइड मिक्स कर देते हैं और जो नई चीज बनती है इसे बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। जो सीमेन है ना, ये ताकतवर भी ज्यादा है क्योंकि इसको न्यूरिशमेंट ज्यादा मिल गई है। दूसरा, ये स्लिपरी हो गया है, तो स्लिपरी होने से क्या हो जाएगा, ये आपका इजीली भागने लग जाएगा, जल्दी जल्दी मूव करेगा। समझ रहे हो? तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो काम है वो तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है भैया। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता इसके अंदर और कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि जितनी चीजें मैंने आपको बताई है ना, मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पेपर के अंदर, मेरी गारंटी है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? ठीक है भैया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो समझ में आ गए। अब बात करते हैं फीमेल्स की। तो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना, वो बॉयज से बिल्कुल अलग होते हैं। तो डायग्राम से समझते हैं। सबसे मेन चीज होती है आपकी ओवरी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे कुछ और मेन चीज मानेंगे, लेकिन ओवरी इज द मेन चीज, जहां पे आपका क्या बनता है, जैसे बॉयज में टेस्टिस होते हैं ना, वैसे ही लड़कियों के अंदर ओवरी होता है। टेस्टिस क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। ओवरी क्या बनाता है? ओवरी आपका एग बोलो या फिर ओवम, ठीक है, एक ही बात है, एग बोल लो, ठीक है, चलो एग बोलते हैं। तो ओवरी के अंदर क्या बनता है? एग बनता है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? ओवरी के अंदर एग बनता है। अब ध्यान से समझना जो मैं बोलूंगा, ये क्या है, यहां पे ओवरी है, इसके अंदर एक एग बना, ठीक है। अब ये एग इस फैलोपियन ट्यूब, ट्यूब का मतलब तो समझ रहे हो ना, ट्यूब क्या होती है? एक पाइप होती है जहां से आपका एग ट्रांसफर होगा, मतलब मूव करेगा। अब ये बीच में क्या है? ये है आपका यूट्रस। ये बेसिकली क्या होता है? ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक, जहां पे जो बेबी है, बेबी जो होता है ना, वो आपका यहीं पे बड़ा होता है, ठीक है। तो जो बेबी बनता है, जो बेबी बड़ा होता है, वो यहां पे यूट्रस के अंदर बनता है। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? वेजाइना आपको पता है, यूरिन यहां से पास होता है, वेजाइना के थ्रू यूरिन पास होता है, ठीक है। इसके बाद ये आपका सर्विक्स वाला एरिया हो गया, यूट्रस और वेजाइना के बीच में जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। क्लियर एवरीवन? अब मैं आपको ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि जो रिप्रोडक्शन है ह्यूमंस के अंदर कैसे वर्क करता है, ध्यान से समझना। देखो, वेजाइना के अंदर जो बॉयज हैं या जो मेल है, वो क्या करेंगे, यहां पे आपका स्पर्म छोड़ देते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो यहां से स्पर्म जाएगा, स्पर्म गया, स्पर्म गया, स्पर्म गया, स्पर्म गया, यहां तक पहुंच गया स्पर्म, ठीक है। यहां पे ओवरी के अंदर क्या बना? यहां पे बना एग, ठीक है। अब ये एग यहां से आया, यहां से आया, यहां तक पहुंचा। अब ये स्पर्म यहां से यहां जाएगा और यहां पे स्पर्म और एग आपस में मिल जाएंगे और यहां पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, जहां पे फीमेल सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल आपस में मिलेंगे, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो यहां पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। पेपर के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन ये आता ही है कि जो फर्टिलाइजेशन की साइट है, मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ये तो तुम्हें पता है ना, जहां पे एग और स्पर्म मिलेंगे वहीं पे तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो पेपर के अंदर है ना, क्वेश्चन ये आता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका कहां पे होता है? तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। क्लियर एवरीवन? फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ओवरी के अंदर एग बनता है, ओवरी से एग यहां से मूव करता करता यहां तक पहुंचता है, यहां से स्पर्म आता है और यहां पे क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्लियर एवरीवन? अब जो आपका फर्टिलाइज्ड एग है, यहां से आपका एग आया, यहां पे फर्टिलाइज हो गया, यहां से स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ये मूव करता है यहां पे आ जाता है, यहां पे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? फीटस बनेगा। और फीटस के बाद जो बेबी है वो पूरा बड़ा बन जाता है। समझ लो प्रोसेस? पहले एग फर्टिलाइज होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा,
फिर फीटस बनेगा और फिर एक वो पूरे फुल ग्रोन बेबी के अंदर तैयार हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये होता है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। मतलब यहां से आपका एग यहां तक जाएगा, यहां पे फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होने के बाद जो एग है वो जाइगोट के अंदर बड़ा बन जाएगा, फिर एम्ब्रियो से और बड़ा बन जाएगा, फीटस बन जाएगा, फीटस से पूरा 9 महीने के बाद फर्टिलाइज एग 9 महीने के बाद फुल ग्रोन बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? अब देखो, जो आपका बेबी यहां पे ग्रो होता है तो क्या करता है, ये जो यूट्रस है ना अपनी वॉल्स को क्या करता है, थिक कर लेता है, वरना जो लेडीज का जो पेट है वो तो फट जाएगा ना, समझ रहे हो? क्योंकि बेबी बड़ा हो रहा है, बेबी इतना हो जाता है ना तो बड़ा हो जाता है, तो ये जो यूट्रस है इसकी जो वॉल्स हैं ये क्या हो जाती हैं, थिक हो जाती, क्या हो जाती हैं? अब ये जो थिक वॉल है ना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो वैसे नाम ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लेना कि जब जाइगोट, देखो यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट जैसे बड़ा होने लगेगा तो आपको पता है ये पाइप पतली हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब तो पतली है ना, मतलब यहाँ पे तो पूरा बेबी बड़ा हो नहीं सकता, तो ये धीरे धीरे जाइगोट यहाँ पे आने लग जाएगा, और जैसे ही ये जाइगोट यहाँ पे आएगा तो इसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जाइगोट यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्लियर एवरीवन? अब जाइगोट यहां से एम्ब्रियो बनेगा और वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा ना, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो ये जो वॉल से ये आपकी थिक होती जाएगी, थिक को ऐसे वॉल को क्या बोलते हैं, एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब है ना मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। वैसे ऑलरेडी देखो तुम्हें रिप्रोडक्शन समझ में आ गया, यहाँ पे बेबी बड़ा हो जाएगा, वेजाइना के थ्रू डिलीवरी जब लेडीज की होती है तो वेजाइना के थ्रू जो बेबी है वो बाहर आ जाता है, राइट? ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें ना एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो कि ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। देखो, इंप्लांटेशन की डेफिनेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू एंड्रोमेट्रियम। ठीक है, जब आपका जाइगोट फिर एम्ब्रियो में जब चेंज होने वाला होता है तो वो यूट्रस के अंदर आके इंप्लांट हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंप्लांटेशन बोलते हैं। अब मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ना दिक्कत आती है, दैट इज प्लेसेंटा, कि भैया प्लेसेंटा क्या होता है। पेपर के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान से समझना कि प्लेसेंटा क्या होती है। तो प्लेसेंटा कुछ नहीं, बच्चों का जोमेटो और स्विगी है, बस। अब देखो, जब बच्चा यहाँ पे ग्रो होता है ना, तो इस बच्चे को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना, न्यूट्रिएंट चाहिए ना, खाना पीना, है ना। अब ये बाहर निकल के तो खाना खाएगा नहीं, है ना, इसको तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट बनेंगे, क्योंकि मदर खाना खाएगी ना, मदर खाना खाएगी, मदर का पेट उस खाने को डाइजेस्ट करेगा, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करेगा। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस बेबी तक कैसे जाएंगे, थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कुछ नहीं, एक ट्यूब होती है जो कि बच्चे की नाभि पे जाके अटैच होती है, मतलब मदर के यूट्रस से निकलती है और बच्चे के ना नाभि पे जाके अटैच होती है। तो कभी भी पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं देखा है, जब एक बच्चा डिलीवर होता है ना, जब बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसकी ना नाभि के ऊपर जो ऐसे पाइप सी होती है ना उसको काटते हैं, तो वो जो पाइप है उसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये प्लेसेंटा होती है, इसको कट करा जाता है, फिर बेबी मतलब अच्छे से मतलब फीमेल की बॉडी से अलग होता है। ठीक है, तो इस प्लेसेंटा, इस पाइप के थ्रू जो फीमेल की बॉडी है उससे न्यूट्रिएंट बच्चे के अंदर जाते हैं। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? तो बेसिकली प्लेसेंटा कुछ नहीं, बच्चों का जोमेटो स्विगी है जो मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक पहुंचाता है। क्लियर, ये चीज समझ में आई? ठीक है, प्लेसेंटा जब एम्ब्रियो बड़ा होने लग जाता है तो मदर के वोम्ब, जो मदर की कोख बोलते हैं ना हिंदी में कोख, इंग्लिश में कोख को क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं। साइंस में यूट्रस बोलते हैं, इंग्लिश में वोम्ब बोलते हैं, एक ही मतलब है, कोख, यूट्रस, वोम्ब एक ही मतलब है। ठीक है, तो जो मदर की कोख है वहां से न्यूट्रिएंट्स लेके बच्चे तक पहुंचाने का जो काम है वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। जो प्लेसेंटा है ये कहां पे अटैच होती है, ये बच्चे के नाभि पे अटैच होती है, मदर के यूट्रस पे अटैच होती है। क्लियर एवरीवन? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ध्यान से सुनना कि प्लेसेंटा के अंदर क्या होते हैं, विली लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन वाले लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में बता चुका हूं। विली का बेसिकली क्या काम होता है, ये ना न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बच्चे को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है ये आपका विली के थ्रू क्या होता है, तो जो विली है वो क्या प्रोवाइड करती है, ये आपका लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन, ताकि चीजें बहुत ही बेटर तरीके से और ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब हो पाए। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब मैं आपको ना एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, दैट इज
मेंसुरेशन कि भैया मेंसुरेशन क्या होती है, मेंसुरेशन साइकिल क्या होती है, क्योंकि पेपर के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा और मेरे को बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि इस बार कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा ना तुम्हारे फाइनल पेपर के अंदर, वो आपका मेंसुरेशन वाले टॉपिक में से आने वाला है। तो मेंसुरेशन क्या होता है चलो बताता हूं, देखो डायग्राम से समझेंगे बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझना। अब देखो ओवरी क्या करेगी, हर महीने एग बनाएगी। अब एग आएगा ढूंढेगा कि भाई स्पर्म आया क्या, स्पर्म आया क्या, पर जरूरी थोड़ी है हर बार स्पर्म आए, है ना, जब तक रिप्रोडक्शन होगा नहीं स्पर्म आएगा नहीं, है ना। तो लेकिन एग तो बनेगा ना, एग तो हर महीने बनता जाएगा। तो एग मान लो 28 दिन में एक बार एग बनता है, ठीक है। तो अब जो एग बना, ये एग आपका आया ढूंढ रहा है, स्पर्म को ढूंढ रहा है बट बेचारे को स्पर्म मिला ही नहीं, तो ये एग यहां पे आ जाएगा। अब जो यूट्रस है इसको लगेगा कि भाई एग आ गया, जल्दी से क्या करो, अपनी जो लाइनिंग है, जो अपना एंड्रोमेट्रियम है, इसको क्या करो, थिक कर लो, जो वॉल्स है ना उसको थिक कर लो। तो ये थिक करना स्टार्ट कर देगा, बट बेचारा ये अकेला बैठा है, इसको स्पर्म मिला ही नहीं, एग फर्टिलाइज हुआ ही नहीं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे तो एग इकट्ठे होते जाएंगे ना हर महीने, फिर तो दुनिया भर के एग इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये जो एग है ये बाहर निकालने पड़ेंगे। तो हर महीने फीमेल की बॉडी के अंदर क्या होता है, अब ये जो एग है इसको वेजाइना के थ्रू बाहर निकालना पड़ेगा, वरना तो बहुत सारे एग इकट्ठे हो जाएंगे। ध्यान से समझना, जब ये एग बाहर निकलेगा ना, तो अब डायरेक्टली तो निकल नहीं सकता, इसको थोड़ा सा ब्लड चाहिए ताकि वो इजीली वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाए। और जब ये एग ब्लड के अंदर मिक्स होकर बाहर निकलता है, तो साथ में क्या होता है कि ये जो थिक वॉल हुई है, ये अगर ये नहीं टूटेगी, ये जो वॉल है ये वापस पतली नहीं होगी, तो ये तो थिक होती जाएगी। और जो लड़कियों का पेट है वो तो इतना पत्थर की तरह हो जाएगा, बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा। अब अगर आप अपना पेट दबा के देखोगे तो इजीली दब रहा है ना, लेकिन अगर ये वॉल थिक होती जाएगी, अगर ये वापस पतली नहीं होगी तो जो पेट है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इस वॉल को क्या करना पड़ता है, ये वॉल भी टूट जाती है। ये जो वॉल जितनी थिक हुई है ना, ये वापस टूट जाती है और ये वॉल भी बाहर निकलती है, एग भी बाहर निकलता है और थोड़ा सा ब्लड भी बाहर निकलता है, ताकि ये सारी चीजें इजीली पास हो जाए बॉडी से, समझ रहे हो। और ये जब ब्लड निकलता है इसे क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन, समझ गए। क्योंकि अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो यहां पे बेबी पैदा हो जाएगा, बेबी बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये एग इस यूट्रस की वॉल के साथ एग और ब्लड, ये तीनों चीजें मिक्स होकर क्या निकलेंगी, यहां से बाहर निकल जाएगी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन। या तो एग फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। अगर एग फर्टिलाइज होगा तो वो बेबी बन जाएगा, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो इस ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया, ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। मैं तो मेंसुरेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं एक और चीज बताता हूं। देखो यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर एग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, बेबी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ब्लड के थ्रू वो बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक होता है मेनार्क, एक होता है आपका मेनोपोज। ध्यान से समझना, मेनार्क का मतलब क्या होता है कि आपका जो मेंसुरेशन साइकिल है वो कब से शुरू हो रही है। अब ये जो मेनार्क है ना, मेनार्क का मतलब क्या होता है, मेनार्क होता है जब लड़कियों को पहली बार पीरियड्स आते हैं। मेंसुरेशन और कुछ नहीं, पीरियड्स को ही बोलते हैं, ठीक है। जब लड़कियों को पहली बार पीरियड्स आते हैं, जब ब्लड उनकी वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, कौन सा ब्लड, जिसके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, समझ रहे हो। तो ये जो मेनार्क है ये क्या होती है, बेसिकली पहला पीरियड को मेनार्क बोलते हैं। जब लड़कियों को पहला पीरियड आता है ना, जब पहली बार उनकी बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क। मेनार्क का मतलब है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये कब होता है लड़कियों के अंदर, जनरली 11 से लेके 15 साल की उम्र के बीच में लड़कियों के अंदर जो फर्स्ट पीरियड है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर एवरीवन। देखो कई लड़कियों को 12 साल की उम्र में आते हैं, कई लड़कियों को 13 साल की उम्र में आते हैं। और जब आते हैं ना तो लड़कियां थोड़ी सी घबरा जाती है, क्योंकि वो बच्ची होती है, उनको पता नहीं होता कि अरे ये तो ब्लड आ रहा है, मतलब मेरी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई क्या। तो बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ना मैं थोड़ा सा पेरेंट्स को ये चीज बोलता हूँ कि बच्चों को ना थोड़ा इन चीजों के बारे में बताना चाहिए, वरना बच्चा ना घबरा जाता है, समझ रहे हो। तो मेनार्क क्या हो गया, पहली बार जब पीरियड्स आते हैं उसको मेनार्क बोलते हैं। लेकिन क्या ये मतलब पूरी लाइफ ही मतलब ऐसा ब्लड निकलता जाएगा, क्या पूरी लाइफ तक निकलता है, नहीं। एक टाइम ऐसा आता है, एक ऐसी एज आती है जो कि होती है 45 प्लस, कईयों के 47 में जाके पीरियड्स रुक जाते हैं, कईयों के 46 में रुक जाते हैं, ठीक है। तो वो उम्र जब लड़कियों के अंदर पीरियड आने बंद हो जाते हैं ना, उस उम्र को क्या बोलते हैं, मेनोपोज। जब ये मेंसुरेशन साइकिल खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। ये कब होगी, जब लड़कियों के अंदर मतलब इस उम्र में तो औरत बन जाती है वो, ठीक है। जब औरतों के अंदर
एग बनने बंद हो जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है एग ही नहीं बनेगा, तो वो बाहर क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे। तो जब एग बनना बंद हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। समझ में आई बात? ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। मैं ये सारी चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। चलो अगले पे चलते हैं। अगला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यस, बहुत सारे बच्चे बच्चे तो नहीं बोलूंगा, तुमने तो क्या ही करा होगा रिप्रोडक्शन, पर बहुत सारे लोग जब रिप्रोडक्शन करते हैं ना तो उनको ना मजा तो आता है, बट उनको ये समझ नहीं आता कि यहां पे ना बहुत सारी चीजें रिस्क पे है। आपकी हेल्थ, बहुत सारे लोगों को ना एड्स हो जाती है जब आप रिप्रोडक्शन करते हो, सेक्स करते हो, तब है ना बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब स्पर्म मेल की बॉडी से फीमेल के अंदर जाता है तो उसमें ना बहुत सारी बीमारियां होने के रिस्क होते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं? जो बीमारी सेक्स से ट्रांसफर होती है उसे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एसटीडी, ठीक है। ये वो कॉलिंग वाला एसटीडी नहीं है, ठीक है। ये होती हैं वो बीमारियां जो सेक्स के थ्रू फैलती है ना। कुछ बीमारियां वायरस के थ्रू फैलती है, उनको क्या बोलते हैं, वायरल बोलते हैं। कुछ बीमारियां बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल बोलते हैं, है ना। तो जो बीमारियां सेक्स के थ्रू फैलती हैं उनको बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्लियर एवरीवन? अब देखो जो एसटीडी है ना, ये दो टाइप से फैलती हैं, या तो बैक्टीरिया की वजह से फैलेगी या फिर वायरस की वजह से फैलेगी। जो वायरस की वजह से फैलेगी उसको वायरल बोलते हैं, और जो बैक्टीरिया की वजह से फैलती है उसको बैक्टीरियल बोलते हैं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के अंदर दो चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी है? एक तो है एसटीडी की फुल फॉर्म, दूसरा है कि कौन सी बीमारी किस चीज से होती है। तो आपको बस एग्जाम्पल याद रखने हैं। जो बैक्टीरिया से फैलती है ना उसके दो एग्जाम्पल याद कर लो, गोनोरिया, साइफिल्स, ठीक है। ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की वजह से फैलती हैं। क्लियर? और दो बीमारियां आप वायरस की याद कर लो। वायरल में सबसे पहला एग्जांपल हो गया आपका एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो फुल फॉर्म है ना एड्स की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेपर के अंदर एक नंबर की पूछ ली जाती है, ठीक है। और एक हो गया आपका वार्ड्स, ठीक है। तो ये चार बीमारियों के नाम याद रखने हैं। दो बीमारियां बैक्टीरिया वाली, दो बीमारियां वायरस वाली। वायरस में एड्स हो गई और आपका वार्ड्स हो गई, और बैक्टीरिया में आपका गोनोरिया हो गया और साइफिल्स हो गया। क्लियर एवरीवन? ये समझ में आया? अब अगर किसी को सेक्स भी करना है और इन बीमारियों से बचना भी है कि भैया मेरे को ना इन बीमारियों से बड़ा डर लगता है लेकिन मैं सेक्स करना चाहता हूं, तो फिर वो कैसे बचेंगे वो मैं बताता हूं। तो उसके लिए उनको यूज करने पड़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये आपके चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होते हैं आपके मैकेनिकल मेथड। जैसे लड़के क्या यूज कर सकते हैं? कॉन्डम यूज कर सकते हैं। वो अपने पीनस के ऊपर कॉन्डम पहन लेते हैं, और फिर अगर आप मतलब जब वो सेक्स करते हैं तो फिर क्या होगा, कॉन्डम बीच में आ जाएगा, वो स्पर्म को वेजाइना तक जाने नहीं देगा, ठीक है। कॉन्डम हो गया, ठीक है। दूसरा, लड़कियां क्या यूज कर सकती है? सर्विकल कैप यूज कर सकती है। वो अपनी वेजाइना के अंदर है ना उसको डाल सकती हैं, जिससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो उनकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा। और ये दो ऐसे मेथड भी हैं जो आप सेक्स तो करो लेकिन इससे प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, है ना। मतलब जब प्रेगनेंसी क्या होती है, जब एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप एग और स्पर्म को मिलने ही नहीं दोगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। मतलब फीमेल के अंदर स्पर्म नहीं जाने देगा। तो जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाएगा ही नहीं तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो बेबी पैदा नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये दो तरीके ऐसे होते हैं जिससे आप सेक्स भी कर सकते हो और आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा होता है आपका केमिकल मेथड, जिसके अंदर आप है ना बहुत सारी दवाइयां ले सकते हो। बहुत सारे लोग है ना आई पिल यूज करते हैं। तो ये एक ऐसी दवाई होती है, मतलब उससे क्या होगा कि अगर एग मान लो फर्टिलाइज हो गया लेकिन वो बिल्कुल है ना कम ही टाइम हुआ है, मतलब समझ रहे, ज्यादा दिन नहीं हुए, मतलब बेबी बहुत बड़ा नहीं हुआ, कुछ दिन हुए, 1 या 2 दिन हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, लड़कियां ना आईपिल खा लेती हैं। उससे क्या होगा, वो जो फर्टिलाइज एग है जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज पे है वो पीरियड्स के थ्रू बाहर आ जाएगा, मतलब फर्टिलाइज होने के बाद भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आईपिल। मतलब बहुत सारी अलग अलग दवाइयां आती है। मैं तो देखो लड़का हूं तो मेरे को तो ज्यादा इन दवाइयों के बारे में पता नहीं है, पर एक बहुत फेमस है दैट इज आईपिल, जो कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद जो अगला है ना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आईयूसीडी। इसकी जो फुल फॉर्म है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे लूप हो गया। हालांकि लूप जो है ना वो बहुत कम लोग यूज करते हैं। जो सबसे ज्यादा फेमस है ना दैट इज कॉपर टी। ये जो कॉपर टी है बेसिकली क्या होता है, ये वेजाइना के अंदर इंप्लांट हो जाता है, जिससे जो स्पर्म है ना वो यूट्रस तक पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। तो जब स्पर्म यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियस ही बात है एग फर्टिलाइज नहीं होगा, है ना। समझ रहे मेरी बात? तो इसको ये बेसिकली कौन सा टाइप का है? इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस,
ठीक है, समझ में आई बात। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से सुनना, दैट इज सर्जिकल मेथड, यानी कि ऑपरेशन। सर्जिकल मेथड का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऑपरेशन, ठीक है, यानी कि डॉक्टर ने ऑपरेशन कुछ कर दिया आपकी बॉडी में, कुछ है ना ऐसा चीर फाड़ कर दिया, जिससे क्या हो गया कि अब आप कभी भी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते। मतलब अगर लड़कों में जो होता है ना उसको बोलते हैं वेस्कोटोमी, और लड़कियों के अंदर जो होता है वो ट्यूबटोमी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होते क्या है, देखो मैं बताता हूं, डायग्राम से समझेंगे बेटर समझ में आएगा। अब देखो, लड़कों के अंदर जो बनता है, क्या बनता है लड़कों के अंदर जो स्पर्म बनता है वो आपको पता है टेस्टिस के अंदर बनता है। वो टेस्टिस से कहां, किसके थ्रू निकलेगा, इस वास डिफरेंस के थ्रू निकलेगा। ये जो पाइप है, वैसे पाइप नहीं होती, ये नस होती है, क्या होती है, नस, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे और इस नस को ही बीच में से काट देंगे। ले भैंस की आंख, समझ रहे हो, मतलब नस ही काट दी। तो अब नस को काट दिया तो ये जो स्पर्म है ये बेचारा यहां तक तो जा ही नहीं पाएगा, स्पर्म जाएगा नहीं तो पीनस के थ्रू बाहर निकलेगा कैसे। तो ये जो आदमी है ये कभी भी मतलब बाप नहीं बन पाएगा, समझ रहे हो। इसको बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं, नसबंदी, ठीक है, नसबंदी बोलते हैं ना। तो वेस्कोटोमी बेसिकली हिंदी में वेस्कोटोमी को क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं, जिसमें डॉक्टर क्या करते हैं, ये जो वास डिफरेंस वाली जो नस है इसको बीच में से काट देते हैं और इस नस को इधर ऐसे मोड़ देंगे और इस नस को ऐसे मोड़ देंगे, यहां से बांध देंगे, ठीक है। यानी कि बीच में से रास्ता कट गया, तो रास्ता कट गया तो पीनस के थ्रू स्पर्म कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे, तो ये आदमी कभी भी फादर नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो मेल के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी बोलते हैं। और इसी तरीके से जो नसबंदी है ना वो फीमेल के अंदर भी करी जा सकती है। डॉक्टर क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब को ही काट देंगे। ले भाई, तहलका ऑमलेट, आज ऑमलेट नहीं तहलका ऑमलेट बनाऊंगा, सीधी फेलोपियन ट्यूब को ही काट दो। तो फेलोपियन ट्यूब अगर बीच में से कट जाएगी तो ओवरी में जो एग बनेगा ये बेचारा यहां से बाहर तो जा ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो। तो फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं, ठीक है। तो लड़कियों के अंदर जो नसबंदी होती है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबटोमी, क्या बोलते हैं, ट्यूबटोमी, ठीक है। लड़कों के अंदर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वेस्कोटोमी। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। तो लड़कों के अंदर वेस्कोटोमी, लड़कियों के अंदर ट्यूबटोमी। लड़कों के अंदर कौन सी नस कटती है, वास डिफरेंस, लड़कियों के अंदर कौन सी नस कटती है, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये समझ में आया। और इसी के साथ फाइनली हमारा और आपका प्यारा चैप्टर रिप्रोडक्शन खत्म होता है। होपफुली आपको अच्छी से सारी चीजें समझ में आ गई होगी और मैं मिलता हूं आपको नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।